अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ वो पंजाब के देहाती और शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। मैं इन दिनों एक कस्बे में तैनात था। इस कस्बे के करीब से एक मेन सड़क शहर तक जाती थी। ये कस्बा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन शहर नज़दीक होने की वजह से यहाँ हर किस्म की सहूलतें मौजूद थीं। मेरे थाने के इलाके में इस कस्बे के 3 गांव भी आते थे। इस इलाके में आमतौर पर जुराइम कम ही होते थे। कभी छोटी मोटी चोरी चकारी या लड़ाई झगड़े की इत्तला आ जाती थी। संगीन जुराइम कम ही होते थे। ये इलाका हिंदुओं मुसलमानों का मिला जुला इलाका था। वो जो कहते हैं ना कि ज़्यादातर बुरे काम और गुनाह रात के अंधेरे में जन्म लेते हैं, सो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ज़्यादातर कत्ल भी रात के अंधेरे में ही होते हैं। गर्मियों के दिन थे। मैं सूरज की तपिश बढ़ने से पहले पहले थाने पहुंच जाया करता था। इस तरह मैं वक्त से कुछ पहले चला जाता था। इस दिन मैं थाने पहुंचा तो वहां मुझसे पहले एक आदमी मुहर्रिर के पास बैठा हुआ था। मुझे देखकर मुहर्रिर ने सलूट किया। इसके पास बैठा हुआ आदमी भी खड़ा हो गया और उसने झुककर मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो किस सिलसिले में आया है। कत्ल की वारदात की इत्तला है सर, इस आदमी के बोलने से पहले ही हवलदार ने कहा। यह आदमी लाश देखकर आ रहा है। मैंने मजीद तफसील पूछने के लिए इस आदमी को अपने कमरे में बिठा लिया। इसने जो कुछ बताया वो इस तरह था। इस आदमी के साथ एक और आदमी था। ये दोनों शहर में मजदूरी करने जाते थे और शाम को वापस आते थे। ये दोनों सुबह मुंह अंधेरे ही घर से निकल आते थे और पैदल सफ़र करते हुए हमारे कस्बे तक आते थे। यहाँ से वो टांगे वगैरह में शहर चले जाते थे। रास्ता छोटा करने के लिए ये आम रास्तों से हटकर खेतों की मुंडेरों और जंगलाती हिस्से पर चलते थे। इस तरह इनका खासा वक्त बच जाता था और सफ़र भी कम हो जाता था। उस रोज़ भी वो अपने मामूल के मुताबिक आ रहे थे कि कस्बे के जुनूबी तरफ एक वीरान सी जगह पर इन्हें एक आदमी दरख्त से बंधा हुआ नजर आया। पहले तो वो बहुत डरे, मगर फिर हिम्मत करके करीब चले गए। वो एक जवां मर्द आदमी था। उसकी गर्दन से खून बह बह कर जमीन पर जमा हुआ था। दोनों ने इरादा किया कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाएं, मगर फिर वो ये सोचकर डर गए कि ऐसा न हो कोई इन्हें इस तरफ आते हुए देख ले और कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लग जाए। इनमें से जो बड़ी उम्र का था उसने अपने साथी को थाने इत्तला देने के लिए भेज दिया और खुद वहीं मौजूद रहा। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी और मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपना अमला साथ लेकर इस आदमी के साथ चल पड़ा। इसके साथ ही मैंने एक कांस्टेबल को दौड़ाया कि वो खोजी नंबरदार और 2-3 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को लेकर मतलूबा जगह पर पहुंचे। इस आदमी के साथ चलते हुए हम खेतों में पहुंच गए। खेतों में से गुजरते हुए एक तरफ जहाँ से खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था, झाड़ झंकाड़ वाली जमीन थी, वहाँ खुद रो दरख्तों की बहुतायत थी। वो आदमी मुझे इस तरफ ले गया। कुछ और अंदर जाकर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ चारों तरफ से दरख्तों और झाड़ियों ने घेरा हुआ था। मुझे दूर से ही नजर आ गया कि कीकर के एक दरख्त के साथ एक आदमी रस्सियों से दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ है। हमें आता देखकर इस आदमी का साथी जो करीबी दरख्तों के साए में खड़ा था हमारी तरफ आ गया। मैंने सबको पीछे खड़ा रहने को कहा और खुद आगे चला गया। यह एहतियात मैंने इसलिए की थी कि मुजरिम या मुजरिमों के कदमों के निशान ज़ाया न हो जाएं। मैंने करीब जाकर देखा। वो एक 30-32 साल का जवां मर्द आदमी था। साफ नजर आ रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। इसकी दाहिनी आंख के नीचे एक नीलगू उभार नजर आ रहा था। निचला होंठ फटा हुआ और सूजा हुआ था और इससे खून निकला हुआ था। असल जख्म जो मौत का बायस बना होगा वो मकतूल की गर्दन की बाईं जानिब कट का गहरा निशान था। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो कुल्हाड़ी की ज़रब थी जो खासी कारी थी। मकतूल की गर्दन से खून बह बह कर दरख्त के तने से होता हुआ जमीन पर जम गया था। इस खून पर और मकतूल की गर्दन के जख्म पर सैकड़ों की तादाद में जंगली चूंटे जमा हो गए थे। मैंने करीबी झाड़ी से एक छोटी सी शाख उतारकर इन चूटों को हटाया। फिर मैंने 2 कांस्टेबलों से कहा कि एहतियात से आकर लाश को खोलें और साए में डाल दें। मकतूल को पटसन की रस्सी से इस तरह बांधा गया था कि इसकी पुश्त दरख्त के साथ लगाकर रस्सी के बल दिए गए थे।
रस्सी के आखिरी सिरे को गिरा लगाने की बजाय वैसे ही पिछली तरफ रस्सी के बलों में उलझ दिया गया था। कांस्टेबलों ने रस्सी के बल खोलकर लाश को उठाया और दरख्तों के घने साए में घास पर लिटा दिया। मैं दरख्त के इर्द गिर्द किसी सुराख की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। मेरी झाड़ियों और घास में लगी हुई थीं। आसार बता रहे थे कि यहाँ खासी धींगा मुश्ती हुई है। कदमों के निशान बड़े साफ नजर आ रहे थे। इतने में वो कांस्टेबल जिसे मैंने खोजी और मुअज्जिजीन को लाने के लिए भेजा था, गांव के नंबरदार, 2 मुअज्जिज अफराद और खोजी को साथ लेकर आ गया। मैंने इनकी मौजूदगी में मौके पर जो जरूरी कार्रवाई करनी थी वो की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त किया। इसके बाद मैंने खोजी को बुलाकर कुछ हिदायत दी। खोजी अपने काम में मसरूफ हो गया। नंबरदार और उसके साथ आने वाले दूसरे 2 आदमियों ने लाश का चेहरा देखा तो फौरन पहचान गए और उन्होंने सुनाया और बताया कि इस आदमी का नाम अब्बास है और गांव में इसकी बड़ी अच्छी दुकान है। मैंने नंबरदार से कहा कि इसके घर वालों को इतला भिजवा दे। इसके जवाब में नंबरदार ने मुझे बताया कि मकतूल अब्बास बाकायदा इस गांव का रहने वाला नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 6-7 माह से गांव में आबाद हुआ था। उसने एक छोटा सा मकान खरीदा था और उसके बाहर वाले कमरे में दुकान बनाई हुई थी। इसके मुतालिक यही पता लगा था कि इसके आगे पीछे कोई और नहीं और उसने अभी तक शादी भी नहीं की। अभी मैं नंबरदार से मकतूल अब्बास के बारे में मालूमात हासिल कर ही रहा था कि अचानक खोजी आता दिखाई दिया। उसने दूर से ही मुझे आंखों से इधर आने का इशारा किया। मैं नंबरदार को वहीं छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गया। खोजी मुझे झाड़ियों के दरमियान से गुजार कर 15-20 गज दूर ले गया। जो चीज़ वो मुझे दिखाना चाहता था वो मुझे फौरन नजर आ गई। ये एक रंगीन दुपट्टा था जो एक कांटों वाली झाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ था। खोजी ने मुझे एक तरफ ले जाकर एक और चीज़ दिखाई। ये रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने ज़मीन पर बैठकर ये टुकड़े इकट्ठे किए और अपने रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिए। फिर मैंने झाड़ियों में फंसा हुआ दुपट्टा भी एहतियात से निकाल लिया। ये एक सिल्की दुपट्टा था। ऐसे दुपट्टे देहात में कम ही नजर आते थे और ये खासा कीमती भी था। इसमें से किसी महंगे परफ्यूम की मशहूर कुन खुशबू आ रही थी। जाए वारदात पर दुपट्टे और टूटी हुई चूड़ियों की मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही थी कि इस वारदात का ताल्लुक औरत से है। यह किसी न किसी तरह इसमें कोई औरत मुलविस है। यकीनन ये औरत मकतूल से मिलने इस वीराने में आई होगी। किसी तरह इसके वारिसों को इसका इल्म हो गया होगा और उन्होंने मौके पर रंगे हाथों पकड़कर मकतूल अब्बास को कत्ल कर दिया और औरत को ले गए। इस खींचातानी में इसकी चूड़ियां टूट गईं और दुपट्टा भी झाड़ियों में फंस गया। खोजी ने मुझे बताया कि जाए वारदात पर 4 किस्म के खुरे पाए गए हैं। मकतूल के घर से गांव वाली तरफ से आए थे और औरत के खुरे दूसरी तरफ से आए थे, जिधर से बड़ी सड़क गुजरती थी। दूसरे 2 मर्दाना खुरे भी इसी तरफ से आए थे जिधर से औरत आई थी। फिर खोजी ने उनकी वापसी के खुरे भी मुझे दिखाए और बताया कि औरत अपनी मर्जी से इनके साथ नहीं चल रही, इसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। जरा और आगे जाकर जनाना खुरे गायब हो गए और सिर्फ 2 मर्दों के खुरे रह गए। खोजी ने बताया कि दोनों मर्दों में से एक ने औरत को उठा लिया है। खोजी ने मुझे खुरे गौर से देखने को कहा और बताया कि एक मर्द के खुरे जमीन पर ज्यादा गहरा निशान छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसने वजन उठा रखा है, जबकि औरत को उठाने से पहले दोनों मर्दों के खुरे एक जैसे निशान छोड़ रहे थे। हम निशान देखते हुए आगे बढ़ते गए। ये निशान पक्की सड़क की तरफ जा रहे थे। मैं खोजी के साथ खुरों को गौर से देखता हुआ चल रहा था। मुझे जमीन पर एक डोरी सी पड़ी नजर आई, जैसे कि कोई तावीज वगैरह होता है। डोरी के साथ कुछ चीज भी थी जो मिट्टी में दब गई थी। मैंने डोरी को पकड़कर उठाया तो इसमें पिरोई हुई वो चीज भी पूरी तरह वाज़ेह हो गई। ये एक लकड़ी की नन्ही सी सलीब थी। इस किस्म की सलीब आमतौर पर ईसाई गलों में डालते हैं। कसरत इस्तेमाल से डोरी खासी कमजोर हो चुकी थी। ये डोरी गालिबन इस वक्त टूटी होगी जब आदमी ने लड़की को उठाया होगा। मज़ाहमत के दौरान डोरी टूट गई, जिसका आदमी को पता न चला। मैंने ये डोरी और सलीब चूड़ियों के टुकड़ों के साथ जेब में रख ली। ये चीजें तफ्तीश में मददगार साबित हो सकती थीं। मैं खोजी के साथ आगे पक्की सड़क तक चला गया।
वहाँ सड़क के किनारे एक तरफ को ये खुरे मुड़ गए और फिर वहाँ से आगे ये खुरे गायब हो गए। जिस जगह से खुरे गायब हुए थे वहाँ जमीन पर घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ था और कुछ खुश्क चारा बिखरा हुआ था। इससे मैंने ये नतीजा निकाला कि कातिल टांगे पर आए थे और इसी टांगे पर वापस भी गए। मैं खोजी के साथ वापस लाश के पास आ गया। बाज़ जगहों पर खुरे इतने साफ थे ने इनके मोल्ड बनवा लिए। इस दौरान में नंबरदार ने लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने 2 कांस्टेबलों को लाश के साथ शहर के अस्पताल भिजवा दिया। मैंने लाश की इतला देकर आने वाले दोनों आदमियों को पहले ही जाने की इजाज़त दे दी थी। वो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर थे। मैंने इनका नाम और गांव वगैरह पूछ लिया था। जाए वारदात से फारिग होकर मैंने गांव का रुख कर लिया और नंबरदार की बैठक में जाकर डेरा जमा लिया। मैंने मकतूल अब्बास के मुतालिक मालूमात हासिल करनी थी। इसके लिए नंबरदार ने मकतूल अब्बास के करीब रहने वाले 1-2 हमसायों को भी बुला लिया था। मैंने इनसे मकतूल के मुतालिक कुछ सवालात पूछे। मसलन मकतूल कैसा आदमी था, इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी औरत के साथ इसके ताल्लुकात तो नहीं थे, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लोगों ने मुझे इन सवालात के जवाब में जो कुछ बताया उसके मुताबिक मकतूल इंतहाई शरीफ और मिलनसार आदमी था। इसका इखलाक इतना अच्छा था कि हर कोई इसकी इज्जत करता था। औरतों के मामले में भी इसकी कोई शिकायत नहीं थी। कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो दरकिनार, इसे किसी ने गुस्से में भी नहीं देखा था। एक आदमी ने बताया कि हफ्ता 10 दिन बाद इसके पास एक नौजवान आया करता था। ये दोनों बैठकर बड़ी राजदारी से बातें करते थे। इस आदमी ने यह भी बताया कि मकतूल महीने 2 महीने में 2 दिन शहर जरूर जाता था। उसका कहना था कि वो दुकान के लिए सामान वगैरह लेने के लिए जाता है। मैंने मकतूल के पास आने वाले नौजवान के मुतालिक पूरे इतना चाहा तो पता चला कि किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आता है। अगर इस नौजवान के मुतालिक पता चल जाता तो मकतूल अब्बास के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता था। गांव के लोग मकतूल के बारे में बहुत कम जानते थे। मैंने मालूम किया कि गांव में मकतूल की किसी के साथ दोस्ती होगी जिसके साथ वो हर तरह की बातें करता होगा। वैसे तो इसकी सबके साथ अलेख सलेख थी, एक शख्स ने कहा, लेकिन जिस किस्म की दोस्ती आपके जहन में है ऐसी गाड़ी और बेतकल्लुफी वाली दोस्ती उसकी किसी के साथ नहीं थी। मैंने सब लोगों से कहा कि अब अगर वो नौजवान गांव में नजर आए तो इसे किसी बहाने बिठाकर थाने इतला कर दें या इसे थाने ले आएं। नंबरदार और दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझाकर मैं थाने आ गया। थाने में आकर मैंने मकतूल अब्बास के कत्ल के बारे में गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये केस मेरे लिए अच्छी खासी सरदर्दी का बायस बनेगा। बहरहाल चूँकि कातिल का फिलहाल कोई वाली वारिस सामने नहीं आया था, इसलिए मैंने कानून के मुताबिक अज खुद कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। मैंने इस केस पर बारीक बीनी से गौर करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर इस कत्ल के डांडे शहर से मिलते थे, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं था कि जाए वारदात से मिलने वाला खुशबू में बसा हुआ दुपट्टा लड़की और मुजरिमों के खुरों का पक्की सड़क की तरफ से आना और वापस जाना और सड़क के किनारे टांगे का खड़ा होना मेरे इस ख्याल को तक़वियत देता था कि जाए वारदात पर मौजूद लड़की और कातिलों का ताल्लुक शहर से। ये ज़रूरी नहीं था कि मेरा मफरूज़ा ठीक ही हो। लड़की का ताल्लुक इसी गांव या इर्द गिर्द के किसी गांव से भी हो सकता था। फ़र्ज़ कर लिया कि लड़की शहर से आई थी। सवाल ये पैदा होता था कि उसे क्या ज़रूरत थी कि इतनी दूर आकर रात के अंधेरे में एक वीरान जगह आकर मकतूल से मुलाकात करती। इसके अलावा मेरे दिमाग में ये भी आया कि ये इश्क मोहब्बत का खेल हो सकता है, हविस या बदकारी वाला मामला नहीं। मैं जितना इस मामले पर गौर करता गया उतना ही मेरा दिमाग उलझता गया। मकतूल के मुतालिक मालूमात न होने के बराबर थीं। वो कौन था और कहाँ से आकर इस कस्बे में रहने लगा था, इसके वालिदैन या कोई बहन भाई थे या नहीं, अगर थे तो कहाँ थे। ये ऐसे सवाल थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। शहर चूँकि कस्बे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आ गई। इसमें मौत का बायस गर्दन पर तेज़ धार आले का गहरा जख्म लिखा गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाने से मौत वाक़ई हो गई थी। गर्दन का जख्म 1.5 से पौने 2 इंच तक गहरा था। लगता था इसे जान से मारने से पहले लातों, मुक्कों और डंडों से मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात सरकारी डॉक्टर ने मेरे लिए ख़ास तौर पर लिखी थी। इसने लिखा था कि मकतूल के नाखूनों में इंसानी गोश्त के रेशे पाए गए हैं।
इससे साबित होता है कि मकतूल ने कातिल के जिस्म के किसी हिस्से पर गहरी खराशें डाल दी होंगी। ये मेरे काम की बात थी। मौत का वक्त रात 9 और 10 बजे के दरमियान लिखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो तफ्तीश के लिए मददगार साबित हो सकती। मेरा मसला ये था कि मेरे पास कोई ऐसा सुराग नहीं था या कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां से मैं तफ्तीश का आगाज करता। एक लिहाज से ये एक अंधा कत्ल था। मैंने अंधेरे में टामक टोइयां मारने की बजाय मुखबिरों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुखबिर मेरे लिए कोई ना कोई काम की बात मालूम कर लेंगे। मैंने मकतूल अब्बास की लाश को लावारिस करार देकर अमानतन दफन करा दिया था। इसके बाद मैंने अपने मुखबिरों को बुलाया। ये 4 थे और इनमें एक औरत भी थी। अपने काम में इतनी महारत रखती थी कि 7 पर्दों में छुपे हुए जुर्म का भेद भी निकाल लाती थी। एक मुखबिर पक्का जुराइम पेशा था। वो छोटे मोटे जुराइम करता था। ये भी बड़े काम का आदमी था। हर किस्म के जुर्म करने वालों के मुतालिक इल्म रखता था। बाकी 2 अफराद आम लोग थे जो थानेदार की खुशनुदी के लिए ये काम करते थे। इसके अलावा नंबरदार भी मेरा मुखबिर था। मैंने इनको वारदात के मुतालिक बताया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के लिखे हुए खास नोट के मुतालिक बताया और इन्हें कहा कि इन्हें कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसके चेहरे या गर्दन पर ताज़ा खराशों के निशान हों तो उसका पता ठिकाना देखकर थाने में इतला दें। अचानक मेरे जहन में जाए वारदात से मिलने वाली लकड़ी की सलीब आ गई। जाए वारदात पर इस सलीब की मौजूदगी का मतलब ये था कि इस वारदात में शरीक 2 आदमियों में से एक ईसाई था। मैंने मुखबिरों से यह भी कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश भी करें कि कस्बे में कोई ऐसा ईसाई भी है जो अपने गले में लकड़ी की सलीब पहनता हो। ऐसी ही कुछ और बातें समझाकर मैंने सबको रुखसत कर दिया। मुखबिरों को मैं कुछ छोटे मोटे केसों की फाइलें देखने लगा। फिर एएसआई जो एक हिंदू था उसको बुलाकर समझाया कि उसने क्या कार्रवाई करनी है। यह हिंदू एएसआई बड़ा सुस्तुल वजूद था और कामचोर आदमी था। जहाँ भी तफ्तीश के लिए जाता बस माल कमाने पर नजर रखता था। जब से मैंने इस थाने का चार्ज संभाला था ये एएसआई परेशान रहता था। मैं इसे छोटे मोटे केसों तक ही महदूद रखता था। वो 2 दिन इन्हीं कामों में गुजर गया और मैं कोई खास बात मालूम न कर सका। अब मेरी तफ्तीश का दारोमदार मुखबिरों की इतलात पर था। मैंने बाकी की कार्रवाई को अगले दिन पर डाल दिया और थाने से घर आ गया। अगले दिन मैं थाने पहुंचा तो एक मुखबिर जो इस कस्बे से ही ताल्लुक रखता था मुझसे पहले आके बैठा था। उसके चेहरे के जोशो खरोश से साफ पता चल रहा था कि वो कोई अहम खबर लेकर आया है। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। उसने बताया कि कल उसने एक नौजवान को देखा जिसने अपनी गर्दन पर बड़ा रुमाल लपेट रखा था। यह मुखबिर बाल कटवाने हजाम के पास गया था जहां उसने रुमाल वाले को देखा था। रुमाल वाले ने बाल कटवाने के लिए रुमाल खोला तो उसकी गर्दन की दाएं जानिब लंबी लंबी खराशें साफ नजर आ रही थीं। ये खराशें ज्यादा पुरानी भी मालूम नहीं होती थीं। इनकी सुर्खी बता रही थी कि 1-2 दिन ही पुरानी हैं। मेरा मुखबिर ये देखकर चौंक गया और उसने बड़े हमदर्दाना अंदाज में उससे पूछा कि इसे गर्दन पर क्या हुआ है। इसके जवाब में वो नौजवान पहले तो घबरा गया मगर फिर फीकी सी हंसी के साथ कहा कि एक दोस्त के साथ मजाक मजाक में हाथापाई हो गई थी। इसके नाखून बड़े हुए थे जिसकी वजह से खराशें पड़ गईं। तुम इस नौजवान को जानते हो ना? मैंने पूछा। जी बहुत अच्छी तरह जनाब, मुखबिर ने कहा। वो हमारे कस्बे का रहने वाला है। ये 2 भाई हैं और इनका बाप फौत हो चुका है और ये लोग लोहारों का काम करते हैं। मैंने इसका नाम और पता नोट कर लिया। इस नौजवान का नाम हमीद और दूसरे भाई का नाम रशीद था। ये मुखबिर बड़े काम की इत्तला लेकर आया था। मैंने इसे शाबाश दी और कुछ इनाम भी दिया। फिर मैंने इसे समझाया कि दोनों भाइयों पर नजर रखे कि कहाँ आते जाते हैं और किससे मिलते हैं। मैंने इसे बताया कि वो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखे कि कोई ईसाई नौजवान इनके पास आता जाता हो या दोनों भाइयों में से कोई ऐसे नौजवान से मिलने जाता हो जिस पर शुबा हो कि वो ईसाई हो सकता है। ये मुखबिर चला गया। वो मुझे घुप अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा गया। अब मुझे दूसरे मुखबिरों का इंतजार था। इनसे रिपोर्टें लेने के बाद मैंने अगला कदम उठाना था। इस उलझे हुए केस का एक सिरा मेरे हाथ आ गया था और मैं बड़ी एहतियात से इस सिरे को थामकर आगे बढ़ना चाहता था। दोपहर तक बारी बारी बाकी के तीनों मुखबिर भी आ गए। वो कोई खबर हासिल नहीं कर सके थे।
मैंने दोनों मर्दों को जाने को कहा और औरत जिसका नाम सकीना था इसको अपने पास बुला के बिठा लिया। मैंने इसको हमीद और रशीद के घर का पता समझाया और ये भी बताया कि ये लोग लोहार हैं। सकीना ने बताया कि वो इन लोगों के मुतालिक थोड़ा बहुत जानती है। मैंने सकीना से कहा कि इसने इन लोगों के घर के अंदर की बातें मालूम करनी है, इनके घर में कौन कौन रहता है, अगर इनकी कोई बहन है तो इर्द गिर्द से मालूम करना है कि वो किरदार की कैसी है, इसके किसी के साथ ताल्लुकात तो नहीं है और इनके घर में इस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। सकीना ऐसे कामों की माहिर थी, वो समझ गई कि मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ। वो इसी वक्त चली गई। उसने जाते हुए बड़े एतमाद से मुझे कहा था कि शाम तक आपको इस घर की हर बात मालूम हो जाएगी। सकीना के जाने के बाद मैं इस केस की जुजियात पर गौर करने लगा। अभी तक मैं अज़ुए मुअत्तल की तरह बेकार बैठा था। मेरे किसी भी इक़दाम का दारोमदार मुखबिरों की लाई हुई इत्तलाआत पर था। तफ्तीश के दौरान कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब तफ्तीशी अफसर को खामखा हलकान होने की बजाय अपने मातहत अमले को इस्तेमाल करना बेहतर होता है। किसी माहिर शातिर की तरह मोहरों को आगे पीछे करना होता है, जिस तरह शतरंज में बाज़-औक़ात एक प्यादा मुखालिफ को मात देने का बायस बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक मामूली मुखबिर अपनी कामयाब मुखबिरी के जरिए वो काम कर गुजरता है जो बड़े से बड़ा तफ्तीशी अफसर भी नहीं कर सकता। शाम के 6:30 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल ने बताया कि सकीना आ गई है। मैंने फौरन उसको अंदर बुला लिया और कांस्टेबल को बाहर भेज दिया। सकीना ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो मेरा दिमाग रोशन हो गया। मुझे साफ नजर आने लगा कि मैं कातलों तक पहुंच गया हूँ। सकीना ने मुझे बड़ी लंबी तफसीलात सुनाई थी। मैं मुख्तसरन आपको काम की बात सुना देता हूँ। सबसे पहले सकीना ने इस घर के अफराद के बारे में मालूम किया तो उससे मालूम हुआ कि वो 2 भाई हमीद और रशीद हैं। इनकी एक जवान बहन है जिसका नाम तो नूर बीबी था, वो नूरा कहलाती थी। इसके अलावा इनकी बूढ़ी माँ थी, बाप फौत हो चुका था। नूरा के मुतालिक सकीना ने बताया कि वो अपने घर में नहीं है, पता लगा कि अपनी खाला के घर गई हुई है। सकीना ने ये उस्तादी दाव खेला कि महल्ले के 2-3 घरों में चली गई और इन्हें बताया कि वो इनके हमसायों में अपने अकलौते बेटे के रिश्ते के लिए आई है। उसने नूर बीबी के मुतालिक पूछा कि ये लोग कैसे हैं और लड़की कैसी है। लड़की तो खूबसूरत है लेकिन चाल चलन कुछ ऐसा वैसा है, एक हमसाई ने कहा। बचो बीबी, इस लड़की से बचो, एक बूढ़ी औरत ने कहा। जवानी तो सब पर आती है लेकिन इसकी मुँहज़ोर घोड़े की तरह बेलगाम है। ये भी सुना है कि इसका किसी के साथ दोस्ताना है और चुप चुप कर इससे मिलती है। अक्सर घर में भाइयों से मार खाती है, दुनिया जहान का फैशन करती है और रंग बिरंगी खुशबुएं लगाती है। इसके तौर तरीके शरीफ ज़ादियों वाले नहीं। क्यों अपने बेटी की ज़िंदगी को रोक लगाना चाहती हो? ये घर बसाने वाली औरत नहीं, बर्बाद करने वाली औरत है। मुख्तसर ये कि नूरा के मुतालिक सबने ये बताया कि मशकूक किरदार की लड़की है और अक्सर इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। भाई इसे रोकते टोकते थे, पहले तो वो भाइयों के सामने दब जाती थी, मगर फिर जाने कहाँ से इसमें इतनी दिलेरी आ गई कि 2 भाइयों के मुंह आने लगी। इस बात पर वो अक्सर मार भी खाती थी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मैंने सकीना को भी कुछ रकम नकद इनाम के तौर पर दी और ज़बानी भी इसकी हौसला अफजाई की। इसके बाद मैंने इसे मज़ीद हिदायत देकर समझाया कि उसने ये बातें अपने तक महदूद रखनी हैं। इसके बाद मैंने सकीना को जाने की इजाज़त दे दी। सकीना जो मालूमात लेकर आई थी वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। मेरे जहन में इस वारदात का जो खाका था वो इस तरह था कि नूरा के ताल्लुकात किसी तरह मकतूल अब्बास सवार हो गए होंगे और वो इससे मिलती होगी। इन ताल्लुकात का इल्म इसके भाइयों को भी हो गया होगा। पहले तो उन्होंने ज़बानी और मारपीट के जरिए अपनी बहन को समझाया होगा और जब वो नहीं समझी तो मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया और गैरत के जोश में अब्बास को वहीं कत्ल कर दिया और बहन को मार पीट कर घर ले आए। सकीना ने बताया था कि नूरा घर में नहीं है और इसके मुतालिक ये पता लगा था कि वो अपनी खाला के घर रहने के लिए गई हुई है। मैं समझ गया कि इसे इसी वजह से खाला के घर भेज दिया गया है कि इस पर इश्क का भूत सवार है और वो किसी भी वक्त अब्बास के कत्ल का भेद खोल सकती थी। मैंने सोच लिया कि मेरे मतलूबा मुल्जिम हमीद और रशीद ही हैं। वाक़ियात और हालात इन दोनों भाइयों को कातिल साबित कर रहे थे। मैंने अपने हिंदू ASI शंकर को बुलाया और इससे हमीद और रशीद के मुतालिक बताया कि वो इन दोनों भाइयों को थाने ले आए।
मैंने इससे ये भी कहा कि वो जितनी भी बहानाबाजी करें दोनों को लेकर आना है। शंकर 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर चला गया। थाने से कस्बे का फासला ज्यादा नहीं था। एएसआई शंकर तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वापस आ गया। उसने बताया कि दोनों भाइयों में से सिर्फ छोटा भाई हमीद मिल सका है, जबकि बड़ा भाई रशीद सुबह सवेरे कपूरथला चला गया है। वहां इनकी खाला का घर है। मैंने शंकर से कहा कि वो हमीद को ले आए। शंकर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल एक 18-19 साल नौजवान को अंदर ले आया। इसका नाम हमीद था। मैंने देखा वो अच्छी सेहतमंद नौजवान था। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, जो कुदरती बात थी। थाने में आकर बड़े बड़े जीदार मुजरिमों पर घबराहट तारी हो जाती थी। मैंने इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो झिझकते हुए बैठ गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसने इस वक्त भी एक बड़ा रुमाल लपेट रखा था। रशीद कहाँ है? मैंने इससे पूछा। वो खाला के घर कपूरथला गया है, उसने कदरे एतमाद से कहा। वहाँ क्यों गया है? मैंने पूछा। क्या वहाँ कोई काम था या अचानक जाना पड़ा है? हमारी बहन खाला के घर रहने के लिए गई हुई है, हमीद ने कहा। पता चला कि वो वहाँ शदीद बीमार हो गई है। वहाँ से इतला में आई थी कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए रशीद भाई उसकी खैर खैरियत मालूम करने गया है। क्या बीमारी है तुम्हारी बहन को? मैंने सवाल किया। बीमारी? वो जी, वो एकदम बौखला सा गया, फिर बोला, इसे बड़ा बुखार हो गया है जी। ये कहकर उसने एक तवील सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई हो। ये इतनी गर्मी में तुमने रुमाल क्यों लपेट रखा है? मैंने उसकी गर्दन में लिपटे रुमाल की तरफ इशारा करके पूछा और नजरें इसकी नजरों में गाड़ दी। इसने अपनी आंखें झुका लीं। वो कुछ परेशान हुआ, मगर फिर संभल कर बोला, वो जी, वो गर्दन पे जख्म हो गया था, बड़ा भद्दा लगता था, इसलिए ढांप कर रखता हूँ। मैंने इससे कहा कि वो गर्दन से रुमाल उतार दे। पहले तो वो हिचकिचाया, मगर फिर इसने रुमाल उतार कर अपनी गोद में रख लिया। मैंने देखा कि इसकी गर्दन पर लंबी लंबी खराशें साफ नजर आ रही थीं। देखने से ही अंदाजा होता था कि ये खराशें इंसानी नाखूनों से लगी हैं। ये तो किसी नाखूनों के निशान लगते हैं। मैंने कहा। क्या किसी के साथ लड़ाई हुई थी? हाँ जी, नहीं जी, वो गड़बड़ाकर बोला। एक दोस्त के साथ हंसी मजाक में हाथापाई करते हुए इसके नाखून लग गए थे। खासे गहरे निशान हैं। मैंने कहा। लगता है बहुत ही बेतकल्लुफ दोस्त है। आप इन बातों को छोड़ें जी, उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हुक्म करें, मुझे क्यों तलब फरमाया है आपने? तुम ऐसा करो, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने इस दोस्त का नाम बताओ जिसके नाखून तुम्हें लगे हैं, और छुट्टी करो। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने साफ तौर पर देखा कि एक रंग सा उसके चेहरे पर आकर गुजर गया। उसे चुप सी लग गई थी। साफ नजर आ रहा था कि उससे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने इससे कहा। तुम जिस दोस्त का नाम लोगे मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। आप आखिर मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो बड़ी मुश्किल से बोला। इससे मैं खुद निपट लूंगा। निमट तो लिया है इससे, मैंने इसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा। सच सच बताओ, इस वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हारा बड़ा भाई रशीद या कोई और? इसका गोरा चिट्टा रंग यकलक सरसों की तरह पीला पड़ गया और आंखें ठहर सी गईं। वो यूं खिंच खिंच कर सांस लेने लगा, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। मुझे लग रहा था जैसे वो अभी गश खाकर गिर पड़ेगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन महज होंठ हिलाकर रह गया। उसके हलक से आवाज ना निकल सकी। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर उससे पानी मंगवाकर हमीद को पिलाया। पानी पीकर उसकी हालत संभल गई। वो अब भी फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। अब मैंने इस पर सीधा हमला करने का फैसला कर लिया था। मैं इसकी टूटी फूटी दिमागी हालत से फायदा उठाना चाहता था। वो कुल्हाड़ी कहाँ है? मैंने उससे पूछा, जिससे तुमने अब्बास को कत्ल किया था। कुल्हाड़ी? अब्बास का कत्ल? वो धीरे से बुड़बुड़ाया और फिर यकदम उसकी हालत संभल गई। यूं लगता था जैसे इसमें यकलक ताकत आ गई है। बड़ी जानदार आवाज में बोला, कैसी कुल्हाड़ी और कैसा कत्ल? अब मेरे हैरान होने की बारी थी। पहले तो इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लगता था वो अभी बेहोश हो जाएगा। कहाँ अब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से बात कर रहा था। इसके अंदर पैदा होने वाली इस तब्दीली से मैं उलझ सा गया। मुझे एहसास होने लगा था कि कहीं कोई गड़बड़ है जिसका मुझे इल्म नहीं है। अब्बास को तुम दोनों भाइयों ने कत्ल नहीं किया? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, हमीद ने कहा। हमें क्या जरूरत थी उसे कत्ल करने की? हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी।
सुना है तुम्हारी बहन के साथ उसके ताल्लुकात थे, मैंने कहा, और वो रातों को छुप छुप कर मिलते थे। ये आपने गलत सुना है, उसने दबे दबे गुस्से से कहा। ऐसी कोई बात नहीं थी। जाए वारदात पर तुम दोनों भाइयों के खुरों के निशान पाए गए हैं, मैंने इससे कहा। वाकयाती शहादत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम इकरार ना भी करो तो मैं अदालत में तुम्हें मुजरिम साबित कर दूंगा, इसलिए बेहतर है कि अपने मुंह से इकरार जुर्म कर लो। मैं ये रियायत करूंगा कि मुकदमा ज़रा ढीला बनाऊं, जिसकी वजह से तुम या तो बरी हो जाओगे या बहुत थोड़ी सज़ा मिलेगी। आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें, उसने बड़े एतमाद से कहा। इंशाअल्लाह हम दोनों भाई बेगुनाह साबित होंगे। बेशक आप मेरे खुरों के निशान भी वारदात वाले खुरों से मिलाकर देख लें। उसके बेपनाह एतमाद ने मेरा यकीन डामाडोल कर दिया। मैं जो कुछ देर पहले से इकबाल जुर्म करवाने के लिए तैयार बैठा था, परेशान हो गया। मैंने इसे घेरने के लिए बहुत सवाल पूछे, घुमा फिराकर एक ही बात कई तरह से पूछी, मगर मुझे कुछ हासिल ना हुआ। मेरी छठी हिस्स बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मामला कहाँ से उलझ गया है। मैंने बहुत सोचा समझा और सोच सोच कर मेरी कनपटियाँ दर्द करने लगीं। तंग आकर मैंने इस मामले को अगले दिन पर डाल दिया। वैसे भी शाम हो रही थी। मैंने हमीद को हवालात में भिजवाया और खुद आराम करने के लिए थाने से उठ गया। रात सोने के लिए लेटा तो इस केस के मुतालिक ही सोचता रहा। फिर जाने किस वक्त आंख लग गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो ताज़ा दम हो चुका था। तैयार होकर थाने पहुंचा और जाते ही अब्बास के कत्ल वाली फाइल खोल ली। शुरू से आखिर तक एक एक तफसील को दोबारा पढ़ा। इसमें चंद बातें ऐसे नजर आईं जो मुश्तबा हमीद और उसके भाई रशीद के हक में जाती थीं। मसलन जाए वारदात पर आने और जाने वाले खुरे पक्की सड़क की तरफ से आए और वहीं गए थे, जबकि जाए वारदात तक पहुंचने के लिए गांव से बहुत कम फासला था। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतना लंबा चक्कर काटकर पक्की सड़क की तरफ से जाए वारदात तक पहुंचते। मैंने इस पर गौर किया तो जहन ने कहा कि पुलिस को भटकाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो काबिल गौर थी वो जाए वारदात से मिलने वाली सलीब थी। दोनों भाई मुसलमान थे, जबकि सलीब ईसाई गले में पहनते हैं। इस सिलसिले में मैंने ये मफरूज़ा कायम किया कि हो सकता है इस वक्त में बड़ा भाई रशीद शामिल ना हो और हमीद ने अपने किसी ईसाई दोस्त को साथ मिलाकर ये कत्ल किया हो। मैंने मुखबिरों से कहा कि वो ये मालूम करें कि हमीद की दोस्ती किसी ईसाई के साथ है, और अगर है तो इस ईसाई के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इसके अलावा मैंने इनको ये भी कहा कि वो मालूम करें कि हमीद की बहन के मकतूल अब्बास के साथ ताल्लुकात थे या नहीं। इसके लिए मैंने सकीना को समझाया कि वो इसकी किसी राजदार सहेली से ये मालूमात हासिल करे। इसके साथ ही मैंने खोजी को बुलवाकर कहा कि वो हमीद के जूतों के निशान लेकर इन्हें जाए वारदात पर मिलने वाले खुरों से मिलाकर देखे कि ये एक ही तरह के हैं या मुख्तलिफ। खोजी इसी वक्त अपने काम में मसरूफ हो गया। उसने हमीद को कच्ची ज़मीन पर चलाकर इसके कदमों के निशान हासिल कर लिए। उसने खुरे देखते ही अपने सर को दाएं बाएं इस तरह हिलाया जैसे इनकार में हिलाया जाता है। फिर वो मेरे पास आ गया और उसने बताया कि ये खुरे जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। मैंने खोजी से कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मुलजिम ने वारदात के वक्त दूसरे जूते पहन रखे हों, मगर खोजी ने इस इम्कान को रद्द कर दिया और बताया कि हमीद के पाँव का साइज़ जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों के साइज़ से लंबाई में खासा छोटा है और चौड़ाई में भी कम है, इसलिए जूते बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये सुनकर मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने मफरूज़ों के बलबूते पर जो इमारत खड़ी की थी वो लरजने लगी थी और किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती थी। मुझे अब मुखबिरों की इतलात का इंतज़ार था। मैंने अब जो भी कदम उठाना था इन इतलात की रोशनी में उठाना था। दोपहर के वक्त तक मुखबिर एक एक करके आने लगे। इनसे जो मालूमात हासिल हुई वो मेरे लिए हौसले का बायस नहीं थी। इन इतलात के मुताबिक हमीद या रशीद दोनों भाइयों में से किसी का भी कोई ईसाई दोस्त ना था और न ही कस्बे में कभी कोई ऐसा ईसाई नौजवान देखा गया है जो अपने गले में लकड़ी की सलीब डाले रखता हो। इसके अलावा ये भी पता लगा कि इन दोनों भाइयों का मकतूल अब्बास से कभी भी किसी तरह का कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं हुआ था। बज़ाहिर इन हालात में हमीद मुझे बेगुनाह नज़र आने लगा था, लेकिन मेरा उसूल था कि तफ्तीश में किसी भी बात को हरफ आखिर नहीं समझता था।
अभी मुझे सकीना का इंतज़ार था। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई काम की बात मालूम कर लेगी। फिर खासे इंतज़ार के बाद आखिर सकीना आ ही गई। उसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो मुझे लगा कि मैं अब तक गलत रुख पर तफ्तीश करता रहा हूँ। सकीना ने अपने उस्तादी तरीकों से काम लेते हुए नूरा की राजदार सहेली को शीशे में उतार लिया था। इस सहेली ने बताया कि नूरा कस्बे के ही एक नौजवान से इश्क करती है। इस नौजवान का नाम हशमत है और शहर में सरकारी मुलाजिम है। हशमत इसे शहर से बड़े महंगे महंगे तोहफे लाकर देता है, जिनमें कपड़े, परफ्यूम और बनाव श्रृंगार का सामान होता है। ये दोनों रातों को चोरी छुपे मुलाकातें भी करते हैं। ये दोनों नूरा ये दोनों रातों को चोरी छुपे मुलाकातें भी करते हैं। नूरा के भाइयों को इसका इल्म हो गया था और उन्होंने कई बार अपनी बहन को मारा पीटा भी था और कहा था कि अगर वो बाज ना आई तो वो इसे और हशमत दोनों को कत्ल कर देंगे। सहेली ने यह भी बताया कि वो मोहब्बत में इतना आगे निकल गए थे कि अब वापसी नामुमकिन थी। नूरा अपनी सहेली से अक्सर कहा करती थी कि इसके भाई बेशक उसे कत्ल कर दें, लेकिन वो हशमत को नहीं छोड़ सकती। हशमत भी इसे दीवाना वार चाहता था, मगर वो इसके भाइयों से डरता था। खास तौर पे नौजवान और जोशीले हमीद से वो बहुत घबराता था। इन हालात में कत्ल तो हशमत और नूरा को होना चाहिए था, मगर कत्ल अब्बास हो गया था, जिसका इन सारे हालात से कोई ताल्लुक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि ये कोई और ही चक्कर है। मैंने ज़रूरी समझा कि हशमत को थाने बुलाकर पूछगछ करूं। मैं जितना ज़्यादा इस केस के बारे में गौर करता उतना ही उलझ जाता। सोच सोचकर मेरे दिमाग की चूलें हिल गईं, मगर मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सका। मुझे साफ नज़र आने लगा था कि अब तक की तफ्तीश और भाग दौड़ सब अकारत गई है और मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला था। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे पास टूटी हुई चूड़ियों, एक रेशमी दुपट्टे और लकड़ी की स्लीब के सिवा कुछ न था। अब मैंने इन्हीं के जरिए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना था। एक और सुराग जो मेरे पास महफूज था वो था जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों के मोल्ड। हालत वाक़ियात ने कुछ इस तरह पलटा खाया कि मैं चकरा कर रह गया था। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर इसे हशमत के मुतालिक बताकर कहा कि वो इसके घर जाए और इसको मेरे पास ले आए। कांस्टेबल चला गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद आकर उसने बताया कि हशमत घर में नहीं है। इसके घर वालों ने बताया कि वो किसी दूसरे शहर गया हुआ है। इसने घर वालों को बताया था कि दफ्तर वाले इसे सरकारी काम से किसी दूसरे शहर भिजवा रहे हैं और उसको 1 हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर मुझ पर झुंझुलाहट तारी हो गई। मैं जिस तरफ भी कदम बढ़ाता था रास्ता बंद मिलता था। वो दिन भी ऐसे ही गुजर गया और मुझे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। रात को आसमान पर काले स्याह बादल छा गए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। ये बारिश तकरीबन रात भर वक्फों से होती रही। सुबह ही तो पता चला कि रात की बारिश ने खासी तबाही मचाई थी और कई कमज़ोर मकान इसकी जद में आकर गिर गए थे। नशेबी इलाकों में जोहड़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे। मैं बारिश के पानी से बचता बचाता थाने पहुंच गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि 2 देहाती आदमी थाने में आए और मुहर्रिर से बात करने लगे। मुहर्रिर ने इनकी बात सुनी और फिर फौरन ही मेरे पास आकर बताया कि ये आदमी इतला लेकर आए हैं कि खेतों से ज़रा हटकर एक गड्ढे में किसी औरत की लाश नज़र आ रही है। लाश का एक कंधा और बाजू नज़र आ रहा है और बाकी जिस्म ज़मीन के अंदर है। इन देहातियों का कहना था कि लाश को गड्ढा खोदकर दफन किया गया था, मगर रात की तेज़ बारिश ऊपर की मिट्टी बहाकर ले गई थी। एक वजह यह भी थी कि ये जगह खेतों की निस्बत ज़रा नशेब में थी, इसलिए ऊपर की तरफ से बहकर आने वाला बारिश का तेज़ पानी गड्ढे के ऊपर की नापुख्ता मिट्टी को बहाकर ले गया था। मैं इसी वक्त अपने अमले को साथ लेकर इन देहातियों के साथ चल पड़ा। आबादी से काफ़ी हटकर खेतों का तवील सिलसिला था। खेतों के साथ साथ कुछ फलों और सब्जियों के बाग भी थे। ऐसे ही एक बाग से ज़रा हटकर एक नशीबी जगह थी। देहाती रहनुमाई करते हुए मुझे इस नशेब में ले गए। नशेब में उतर कर उन्होंने घड़े की निशानदही की। मैंने करीब जाकर देखा, जिस तरह देहातियों ने बताया था बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल थी। घड़े के अंदर मिट्टी से एक इंसानी कंधा और बाजू बाहर निकला हुआ था और साफ नज़र आ रहा था कि ये बाजू किसी औरत का है। औरत का नहीं बल्कि नौजवान लड़की का। घड़ा अगरचे खासा गहरा था,
मगर वही बात कि नशेबी जगह पर होने की वजह से और कयामत खैज बारिश ने लाश को नंगा कर दिया था। मैंने इन दोनों देहातियों से कहा कि वो खेतों से खुदाई का सामान ले आए। वो दोनों इसी वक्त भागे गए और 2 कसियां और खुरपे ले आए। मैंने इन्हें एहतियात से लाश के इर्द गिर्द से मट्टी हटाने को कहा। थोड़ी देर में उन्होंने पूरी लाश के इर्द गिर्द से मट्टी हटा दी। ये एक नौजवान लड़की की लाश थी जो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। लड़की की शक्ल सूरत अच्छी रही होगी मगर इस वक्त खासी डरावनी लग रही थी। मैंने करीब होकर गौर से देखा, उसको गला दबाकर मारा गया था। इस वजह से उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखें फैल गई थीं और इनमें दहशत और अजियत नक्श होकर रह गई थी। गला घुटने की वजह से मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और जबान बाहर आ गई थी। उसके गले पर दबाने के बाजे निशान नजर आ रहे थे। वहां जिल्द के नीचे खून जम गया था। बाकी जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान न था और ना ही कोई ऐसे आसान नजर आ रहे थे जिनसे ये मालूम हो कि किसी ने इसके साथ जबर या ज्यादती करने की कोशिश की है। उसके कपड़े बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। मैंने इन देहातियों से कहा कि वो गांव से नंबरदार और 1-2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को बुला लाएं और लाश ले जाने के लिए एक चारपाई भी ले आएं। इन आदमियों के जाने के बाद मैंने लाश के इर्द गिर्द की मट्टी को गौर से देखा। अक्सर जाए वारदात पर मिलने वाली छोटी मोटी अशिया तफ्तीश में बड़ी कारआमद साबित होती हैं मगर मुझे वहां कोई ऐसी चीज नजर न आई। लाश की दोनों मुट्ठियां सख्ती से बंद थीं। लाश कुछ सूज गई थी मगर अभी गलने सड़ने का अमल शुरू नहीं हुआ था। खेत करीब होने की वजह से मट्टी नमदार थी मगर लाश से बदबू आने लगी थी। इससे मैंने यह नतीजा निकाला कि कत्ल हुए 7 दिन नहीं गुजरे। ये 2 या 3 दिन पहले की वारदात लगती थी। मैंने इस नशेब में इधर से उधर दूर तक चल फिरकर जमीन का मुआयना किया मगर यह मुआयना फजूल ही था। अगर जमीन पर कोई सुराग मौजूद भी था तो रात की तूफानी बारिश में बह गया होगा। थोड़ी देर बाद वो देहाती एक चारपाई उठाए आते नजर आए। इनके पीछे पीछे नंबरदार और दूसरे आदमी आ रहे थे। नंबरदार के आने पर मैंने कागजी कार्रवाई की और लाश को चारपाई पे रखवा दिया। अब इस लाश की शनाख्त का मरहला था जो बहुत ज़रूरी था। जब तक ये मालूम न हो जाता कि मकतूला कौन है, इसके कत्ल का सबब मालूम करना मुश्किल था। मैंने नंबरदार और उसके साथ आने वाले आदमियों से आगे ये मसला रख दिया। लाश दरियाफ्त करने वाले दोनों देहातियों से भी कहा कि वो करीब आकर गौर से लाश का चेहरा देखें और इसे पहचानने की कोशिश करें। सबने मेरे कहने पर लाश को बड़े गौर से देखा। अगरचे मिट्टी में दफन रहने की वजह से चेहरा कुछ सूज गया था लेकिन इससे चेहरे के खदोखाल इस हद तक नहीं बिगड़े थे कि पहचाना न जाता। बारी बारी सबने इनकार में सर हिला दिया। नंबरदार ने दोनों आदमियों से कहा कि चारपाई उठाकर गांव में ले चलें। हम सब लाश के साथ गांव में पहुंच गए। वहां जाकर नंबरदार ने लाश अपने घर के बाहर रखवा दी और ऐलान कर दिया कि लोग आकर लाश की शनाख्त करें। जरा सी देर में लोगों का हुजूम हो गया। इस हुजूम में से बाज औरतों और मर्दों ने लाश को पहचान लिया। एक औरत ने मेरे पास आकर कहा, थानेदार जी, ये तो लोहारों की लड़की है और इसका नाम है नूरा। नूरा का नाम सुनकर मैं एकदम चौंक गया। मुझे याद आ गया कि जिस नौजवान हमीद को मैंने मकतूल अब्बास के कत्ल के इल्ज़ाम में मुश्तबा उठाया हुआ है, उसकी बहन का नाम मुझे नूरा बताया गया था और इसके भाई हमीद ने बताया था कि वो अपनी खाला के पास कपूरथला गई हुई है और वहाँ सख्त बीमार है। इसका बड़ा भाई रशीद वहाँ इसकी खबर लेने गया हुआ था। अगर नूरा कपूरथला गई हुई थी तो ये लाश किसकी थी? मैंने कहा कि कोई फौरी तौर पर जाकर नूरा की माँ को बुलाकर ले आए। अभी मैं किसी को भेजने ही वाला था कि अचानक एक अधेड़ उम्र की औरत परेशानी के आलम में वहां आ गई। एक औरत ने बताया कि नूरा की माँ है। वो आते ही चारपाई पर पड़ी लाश पर झुक गई और उसको देखने लगी। फिर एक हाथ लाश के मुंह पर फेरने लगी। मैं गौर से उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो सिसकने लगी। फिर जैसे इसके सब्र का बंध टूट गया। नूरा, उसके मुंह से एक धाड़ की मानिंद बेटी का नाम निकला और फिर वो लाश के ऊपर ही गिर पड़ी। वो बड़ी बेताबी से अपनी मुर्दा बेटी का मुंह सर चूमने लगी। ये मंजर देखकर वहां खड़ी कई और औरतें भी रोने लगीं और बाज मर्दों की आंखें भी नम हो गईं। यह खासा जज्बाती मंजर था। मैं भी एक इंसान होने के नाते मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इस औरत के रद्द-ए-अमल से ये बात साबित हो गई थी कि ये लाश नूरा ही की है। बड़ी मुश्किल से नूरा की माँ को अलग किया गया। मैंने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और खुद थाने आ गया। थाने में बैठकर मैंने सारे वाकयात पर गौर किया।
तो सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। साफ नजर आ रहा था कि अपनी बहन नूरा को हमीद ने अकेले या दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया था। अब देखना यह था कि रशीद भी इस कत्ल में शामिल है या नहीं। एक और बात जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि हमीद ने ये क्यों कहा था कि उसकी बहन कपूरथला गई हुई है। अगर ये बात उसने कत्ल पर पर्दा डालने के लिए की थी तो ये झूठ कब तक चलना था। आखिर एक न एक दिन तो इस भेद से पर्दा उठना ही था। मैं जूं जूं इन मामलात पर गौर करता गया, मेरी आंखों के आगे से पर्दे हटने लगे। हमीद की गर्दन पर लगे खराशों के निशान यकीनन इसकी बहन नूरा के नाखूनों के थे। अब मुझे हमीद की इब्तिदाई घबराहट और परेशानी की वजह मालूम हो गई थी। अगरचे बहुत कुछ मेरी समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो अब भी एक सवालिया निशान की तरह मेरे सामने आ गई थीं। नूरा को कपूरथले भेजने का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। हमीद का बड़ा भाई रशीद नूरा की बीमारी का बहाना करके कपूरथला क्या लेने गया था। हमीद ने यह क्यों कहा था कि नूरा शदीद बीमार है। इसके अलावा जो बात सबसे अहम थी वो ये कि इस सारे चक्कर में अब्बास का कत्ल किसी खाने में फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक की तफ्तीश से ये बात साबित हो चुकी थी कि मकतूला नूरा का मकतूल अब्बास से किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं था। अगर नूरा आवारगी या नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में कत्ल हुई थी तो इसके साथ इसके आशना हशमत को कत्ल होना चाहिए था, लेकिन कत्ल अब्बास हुआ था। ये बात भी गौरतलब थी कि जिस जगह अब्बास कत्ल हुआ था मकतूला नूरा की लाश इस जगह से खासे फासले पर मिली थी। मकतूला की लाश को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन हुए होंगे। इसकी तस्दीक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकती थी। और एक बात यह भी मेरे जहन में आई जिसने मुझे और ज़्यादा उलझा दिया। मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि जहां अब्बास कत्ल हुआ इस जगह पाए जाने वाले खुरों में से कोई खुरा हमीद के खुरों से नहीं मिलता था। इसका सीधा सा मतलब निकलता था कि दोनों वारदातें अलग अलग मुजरिमों ने की हैं। अब देखना यह था कि कत्ल की इन दो वारदातों का आपस में कोई ताल्लुक था या नहीं। सोच सोच कर मेरा दिमाग घनचक्कर बन गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे बहुत से सवालों के जवाब हवालत में बंद हमीद के पास हैं। मुझे हमीद पर गुस्सा आने लगा। वो मुझे चक्कर दे रहा था। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि हवालात से हमीद को ले आए। कांस्टेबल गया और हमीद को ले आया। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा मगर वो खड़ा ही रहा। आपने मुझे यहाँ किस जुर्म में बंद कर रखा है? हमीद ने ज़रा तेज़ आवाज़ में मुझसे कहा। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी बहन नूरा कपूरथला गई है, बोलो हाँ या ना। हाँ। तुम्हारी गर्दन पर नाखून तुम्हारे दोस्त ने मारे हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने ज़रा मुतज़लज़ल अंदाज में कहा। मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर मारा। उसके कदम उखड़ गए और वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। मैंने बड़ी तेज़ी से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेकर 2-3 ज़ोरदार झटके दिए और कहा, अब झूठ बोलो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी बहन नूरा कहाँ है? वो कपूरथले। मैंने उसकी बात पूरी न होने दी और दोनों हाथों से उसके बाल पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वो ज़मीन पर आ रहा। कांस्टेबल दरवाजे में खड़ा था। मैंने उसे इशारा किया। वो मेरे इशारे को समझकर आगे बढ़ा और कुर्सी उठाकर उसके पायों के नीचे उसका एक एक हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। ये कांस्टेबल खासा भारी भरकम था। उसके वजन से कुर्सी के पाए उसके हाथ की उल्टी तरफ गोश्त के अंदर धंसने लगे और हड्डियां कड़कड़ाने लगीं। वो जुबा होते बकरे की तरह डकराने और तड़पने लगा। वो तकलीफ की शिद्दत से अपना सर दाएं बाएं पटक रहा था और उसकी टांगें इस तरह से लरज़ रही थीं जैसे जान टांगों के रास्ते निकल रही हो। सच बोलोगे तो ये कांस्टेबल कुर्सी से उठेगा, मैंने बेरहम लहजे में कहा। झूठ बोलोगे तो एक और आदमी बुलवाकर कुर्सी पर बिठा दूंगा। तुम्हारी बहन की लाश मिल गई है, बोलो इसे तुमने कत्ल किया है या नहीं? हाँ, उसके मुंह से एक कर्बनाक आवाज़ निकली। तुम्हारे साथ और कौन था? मैंने पूछा। पानी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा और फिर निढाल होकर सर एक तरफ फेंक दिया। मैंने कांस्टेबल को हटने को कहा तो वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने इससे कहा कि इसे पानी पिलाओ। वो पानी लेने चला गया तो मैंने हमीद को देखा। इस पर गशी तारी हो गई थी। मौसम वैसे भी गर्मियों का था
और फिर तशद्दुद की वजह से उसके जिस्म का हर मसाम पसीना उगल रहा था, जिसकी वजह से उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन कभी कभार मजबूरन 3rd डिग्री से काम लेना पड़ जाता था। कांस्टेबल पानी ले आया तो मैंने इससे कहा कि वो हमीद को उठाकर कुर्सी पर बिठा दे। कांस्टेबल ने पानी का गिलास मेज पर रखा और हमीद को बगलों में हाथ देकर इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। फिर इसने हमीद के मुंह से पानी का गिलास लगा दिया। उसने इतनी बेसब्री से पानी पिया कि कुछ उसके कपड़ों पर भी गिर गया। पानी पीकर उसके हवास कुछ बहाल हुए। उसने दर्द की शिद्दत कम करने के लिए दोनों मजरूब हाथों को अपनी बगलों में दबा लिया था और खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। फिर इसने मरी मरी आवाज में और पानी मांगा। पानी भी पिलाऊंगा और रोटी भी खिलाऊंगा। मैंने मेज पर पड़े हुए बैग को एक हाथ से दूसरे हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता मारते हुए कहा, पहले एक बारी बयान दो, हर बात सच सच बयान करो। वो कोई पुख्ताकार मुजरिम तो था नहीं जो तशद्दुद बर्दाश्त कर लेता और अपने झूठे बयान पर अड़ा रहता। वो एक शरीफ सा नौजवान था जो गैरत के जोश में आकर कत्ल जैसा भयानक जुर्म कर बैठा था। इंसानी खून तो बड़े बड़े बेरहम कातिलों को भी हजम नहीं होता। हमीद फौरन एक बयान देने के लिए तैयार हो गया। अभी मैंने से बयान लेना शुरू नहीं किया था कि मेरा हिंदू ASI मेरे पास आया और सैल्यूट करके मुझे नूरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। उसके साथ ही उसने बताया कि लाश भी आ गई है। मैंने रिपोर्ट देखी। इसमें कत्ल की तारीख वही लिखी थी जिस रोज अब्बास कत्ल हुआ था। उसकी मौत की वजह गला दबाना लिखी गई थी, जिसकी वजह से मकतूला दम घुटने से मर गई थी। यह भी लिखा था कि मकतूला कंवारी है। इससे ये जाहिर होता था कि मकतूला साफ किरदार की मालिक थी और इसके हशमत या किसी और गलत किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। अब्बास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट के आखिर में भी डॉक्टर ने लिखा था कि मकतूला के नाखूनों में इंसानी गोश्त के रेजे फंसे हुए मिले हैं। इसके अलावा एक मुट्ठी के अंदर से 3-4 इंसानी बाल भी मिले हैं। रिपोर्ट के साथ एक छोटे लिफाफे में ये बाल भी मौजूद थे। ये बाल यकीनन हमीद के होंगे। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो हमीद को हथकड़ी लगा दे। जब हमीद को हथकड़ी लग गई तो मैंने इसे बाहर लाने का इशारा किया। थाने के बरामदे में एक चारपाई पर नूरा की लाश पड़ी थी। मैं हमीद को उसकी बहन की लाश दिखाने के लिए ले जा रहा था। अभी हम लाश से कुछ दूर ही थे। अपने इस दोस्त को देखोगे? मैंने ड्रामाई अंदाज में इससे कहा, जिसके नाखून तुम्हारी गर्दन पर लगे थे। मैंने चारपाई पर चादर में लिपटी उसकी बहन की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है तुम्हारा दोस्त। वो चलते चलते रुक गया और खौफजदा नजर से चारपाई की तरफ देखने लगा जहां इसकी बहन की लाश चादर में लिपटी पड़ी थी। जिस कांस्टेबल ने इसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी, वो मेरे इशारे पर इसको आगे खींचने लगा। हमीद चल नहीं रहा था बल्कि घिसिट रहा था। चारपाई के पास ले जाकर इसे खड़ा कर दिया गया। वो यकटुक बल्कि झपकाए बगैर चारपाई पर पड़ी लाश की तरफ देख रहा था। मैंने आगे बढ़कर लाश के मुंह से चादर हटा दी। नूरा का अजियत से बिगड़ा खौफनाक चेहरा देखकर हमीद को जबरदस्त झटका सा लगा। उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं, जैसे वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर यकलख्त उसके अंदर बड़ी ड्रामाई तब्दीली पैदा हुई और उसके आसाब तन गए और मुट्ठियां भिज गईं। मुझे ऐसा नजर आने लगा जैसे वो लाश पर ही झपट पड़ेगा। बेगैरत! इसके मुंह से कहर भरी सरगोशी नुमा आवाज निकली और उसने नफरत की शिद्दत से अपनी बहन की लाश की तरफ थूक दिया। उसके साथ ही वो इंतहाई तेजी से मुड़ा, हथकड़ी को जोरदार झटका दिया। झटका इतना शदीद था कि हथकड़ी की जंजीर कांस्टेबल के हाथ से छूट गई और हमीद भाग उठा। एकदम खलबली सी मच गई और वहां खड़े पुलिस के मुलाजिम इसके पीछे भागे। मैं भी इज़्तिरारी तौर पर इनके पीछे ही लपका। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि वो भागता हुआ थाने से बाहर जाने की बजाय सीधा मेरे कमरे में घुस गया। मैं इसकी इस वक्त की कैफियत को समझ रहा था। वो बैक वक्त 2 तरह की कैफियत के दरमियान पिस रहा था। एक तरफ माजाई बहन के प्यार की ठंडक थी तो दूसरी तरफ इसी बहन से नफरत का अलाव दहक रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अमले के लोग इस तरह घेरे उसके गिर्द खड़े थे जैसे उसके उड़ जाने का अंदेशा हो। वो कांस्टेबल जिसके हाथ में हथकड़ी का सिरा था, अपनी खिफत मिटाने के लिए हमीद के बाल पकड़कर झटके दे रहा था। मैंने उसे डांट कर अलग किया और सबको बाहर निकल जाने को कहा। वो सब बाहर निकल गए।
जब सारे बाहर चले गए तो मैंने हमीद की तरफ देखा। उसकी नफ्सियाती हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे एक मासूम बच्चे ने गुस्से के आलम में अपना मनपसंद खिलौना तोड़ दिया हो और अब पछता रहा हो। मैंने इसकी इस वक्त की कैफियत को समझते हुए इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और तसल्ली दिलासा देने लगा। इसके अंदर पहले ही बड़ी टूट फूट हो रही थी, मगर वह सब्र किए हुए था। मेरे इस हमदर्दाना रवैये की वजह से इसके सब्र व ज़ब्त का बंध टूट गया और इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके मुंह से सिसकियां निकलने लगीं जो बढ़ते बढ़ते हिचकियों में बदल गईं। मैंने इसे खुलकर रोने दिया ताकि इसके अंदर का गुबार निकल जाए। ये गुबार उसने न जाने कब से अपने सीने के अंदर रोक रखा था। जब तूफान गुजर गया तो सुकून हो गया। मैंने इसके साथ इधर उधर की बातें शुरू करी और बातों बातों में इसको इकबाली बयान देने पर मजबूर कर दिया। उसने बड़ी तफसील से अपना इकबाली बयान सुनाया। इस दौरान वो बार बार जज्बाती हो जाता था और मैं उसे संभालता था। इस दौरान मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे सवालात भी पूछता रहा। उसका इतना लंबा बयान मैं ज़रा इख्तिसार से आपको बता देता हूँ। उसने अपने बयान के दौरान कहा था कि अल्लाह ऐसी बहन किसी को ना दे। रशीद और हमीद का बाप लोहारों का काम करता था और एक माहिर कारीगर था। उसने बचपन में ही दोनों लड़कों को अपने साथ काम में लगा लिया था। इनकी अकलौती बहन नूर बीबी उर्फ नूरा दोनों भाइयों के दरमियान पैदा हुई थी। रशीद सबसे बड़ा था, जिसके बाद नूरा थी और हमीद नूरा से 1 साल छोटा था। उसने ऐसा कद काट निकाला था कि नूरा से बड़ा लगता था। उनकी आमदनी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से घर में खुशहाली थी। नूरा बाप और दोनों भाइयों की लाडली थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। जब इनका बाप मर गया तो इसके बाद भाइयों ने नूरा को इसकी कमी महसूस ना होने दी और उसके लाड उठाते रहे। वो इसे शहर से कपड़े और दूसरी अशिया लाकर देते थे। इस लाड प्यार के माहौल में नूरा जवान हुई थी। वो कुछ खुदसर और आज़ाद ख्याल हो गई थी। यही वजह थी कि वो अपनी हर बात मनवाने की आदी हो गई थी। पता नहीं किस तरह इसके ताल्लुकात हशमत से हो गए थे और दोनों चोरी छुपे मुलाकातें करने लगे। अगरचे ये चोरी छुपे की मुलाकातें थीं, मगर देहात में किसी का राज नहीं रहता। इसी तरह नूरा और हशमत के किस्से भी लोगों के कानों तक पहुंच गए और फिर दबी दबी सरगोशियां गूंजने लगीं। कई बार दोनों भाइयों ने नूरा को मारा पीटा था, मगर वो ढीठ हो चुकी थी। रशीद और हमीद को पता लगा था कि वो अक्सर रातों को जब सब सोए हुए होते हैं उठकर बाहर निकल जाती है, जहां एक खास जगह पर हशमत उसका इंतजार कर रहा होता है। भाइयों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और उस पर सख्ती कर दी ताकि वो रात को बाहर ना निकल सके। वकुआ वाली रात अचानक हमीद की आंख खुली तो उसने देखा कि बहन अपनी चारपाई पर मौजूद नहीं थी। उसने फौरन उठकर बाहर वाला दरवाज़ा खोला। कुंडी खुली हुई थी और नूरा घर में कहीं भी नहीं थी। हमीद का खून खोलने लगा और उसने फौरन बड़े भाई को जगाकर सूरत हाल बताई। वो भी गुस्से में आ गया। दोनों ने फैसला किया कि आज इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। वो दोनों गैरत के जोश में नूरा और हशमत के कत्ल का इरादा करके निकले थे। रशीद ने कुल्हाड़ी उठा ली और हमीद ने एक नोकदार सलाख ले ली। वो खेतों से होकर आगे निकले तो फलों के बाग के नज़दीक पहुंच गए। चांदनी रात में दरख्तों के बीच नूरा और हशमत साफ नजर आ रहे थे। गालिबन उन्होंने भी हमीद और रशीद को आते देख लिया था। दोनों भाइयों को आते देखकर हशमत खौफजदा होकर भाग निकला। रशीद ने हशमत को भागते देखा तो कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागा। हशमत खासा दूर निकल गया था। उम्मीद नहीं थी कि रशीद इसको पकड़ लेगा। इधर हमीद शिकार हाथ से जाता देखकर दिल मिलाकर बहन की तरफ बढ़ा। उसने आओ दिखाना ताओ सलाख फेंककर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और पूरी कुव्वत से दबाने लगा। नूरा ने बहुत हाथ पैर मारे और अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमीद के सर पर खून सवार था और वो पागल हो चुका था। उसने गर्दन न छोड़ी। नूरा ने उसकी गर्दन पर नाखून गाड़कर उसकी खाल उधेड़ दी, उसके बाल खींचे, मगर हमीद ने गिरफ्त ढीली ना की। फिर नूरा की मज़ाहमत दम तोड़ने लगी और आखिर उसने हमीद के हाथों में दम तोड़ दिया। इतनी देर में रशीद वापस आ गया। वो हशमत को पकड़ने में नाकाम रहा था। उसने नूरा की लाश देखी तो परेशान हो गया, मगर जो होना था वो हो चुका था। दोनों ने सुलह मशवरे के बाद बाग के करीब वाक़े नशेब में एक गहरा गड्ढा खोदकर लाश इसमें दबा दी और ऊपर मट्टी डालकर अच्छी तरह बराबर कर दी।
इसके बाद वो घर आ गए और सर जोड़कर बैठ गए। उन्होंने अपनी माँ को भी जगा लिया और उसे बताया कि वो क्या कर आए हैं। माँ ने ये सुना तो रोने लगी। दोनों भाइयों ने उसे डरा दिया कि बेटी तो मर गई है और अब अगर वो रोना धोना मचाएगी तो बेटों से भी जाएगी, दोनों फांसी चढ़ जाएंगे। माँ ने जब दोनों जवान बेटों की मौत के मुतालिक सोचा तो अपने आंसू और अपने बैन सीने के अंदर दबा लिए। दोनों भाइयों ने ये तय किया कि महल्लेदारों में ये मशहूर कर दिया जाए कि नूरा अपनी खाला के घर गई हुई है। माँ को भी उन्होंने यही पट्टी पढ़ा दी कि सबको यही बताए। मुझे एक बात की समझ नहीं आई। मैंने हमीद से पूछा, अपनी बहन को तुम लोगों ने मारकर दफन कर दिया था और लोगों में ये मशहूर कर दिया कि वो कपूरथले अपनी खाला के यहाँ गई है। इसके बाद ये क्यों मशहूर किया कि नूरा वहाँ बीमार हो गई है और रशीद उसकी खबर लेने गया है। इसके जवाब में उसने मुझे जो कुछ बताया उससे मुझे एहसास हुआ कि वो जुर्म तो कर बैठे थे, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ने ये सोचा था कि पहले वो नूरा की शदीद बीमारी की अफवाह उड़ाएंगे और फिर रशीद इसकी खबरगिरी के बहाने कपूरथला जाएगा और 2-3 दिन बाद वहाँ रहकर इतला भिजवाएगा कि नूरा बीमारी की वजह से मर गई है और इसे कपूरथला में ही दफन कर दिया गया है। हमीद ने यह भी बताया कि जब हिंदू ASI इन्हें थाने ले जाने आया था तो इस वक्त रशीद भी हमीद के साथ ही था। उन्होंने ASI शंकर को रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो थाने जाकर ये कह दे कि रशीद कपूरथले गया हुआ है। मैंने इसका बयान लिखकर इसके दस्तखत करवा लिए। इसके बाद मैंने मज़ीद सबूत के लिए नूरा की मुट्ठी से मिलने वाले बालों और नाखूनों से मिलने वाले गोश्त के रेज़ों का तज्जिया कराना था कि ये बाल और नाखूनों में फंसा हुआ गोश्त हमीद के ही हैं। इन कामों से फारिग होने के बाद मैंने एक पुलिस पार्टी तश्कील दी और ASI की क़यादत में कपूरथला रशीद को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। मैंने हमीद से वहाँ का एड्रेस ले लिया था। अगले रोज़ रशीद को भी गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। मैंने इसका बयान भी ले लिया। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, मगर जब उसने हमीद का बयान देखा और मैंने उसे ये बताया कि नूरा के कत्ल का पोल खुल चुका है तो वो बयान देने पर आमादा हो गया। उसने भी हमीद के बयान की तस्दीक कर दी। मैंने अपने ASI को ट्रेनिंग देने के लिए ये मुकदमा उससे तैयार करवाया और सारी कार्रवाइयाँ उसके सुपुर्द कर दी। हमने ये मुकदमा तैयार करके अदालत में समाअत के लिए पेश कर दिया। मैंने मकतूल अब्बास के कत्ल की तफ्तीश शुरू की थी और बीच में नूरा के कत्ल का केस कूद पड़ा था। मैं लाइल्मी नादानिस्तगी में इस कत्ल का सुराग लगा बैठा था। अब एक बार फिर मैं वहीं खड़ा था जहां से चला था। अब्बास के कत्ल की तफ्तीश मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। मैं अपने आप को एक दुश्वार और पेचीदा तफ्तीश के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया था। अब्बास के कातिल को पकड़ने का चैलेंज मैंने कबूल तो कर लिया था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सुराग ना था जिसकी मदद से मैं अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाता। मैं अब्बास के कातिलों को पकड़ने के लिए सुराग लगाता हुआ जिन रास्तों पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाता रहा था वो तमाम रास्ते नूरा की कब्र तक जाके ख़त्म हो गए थे। नादानिस्तगी में मैं एक और ही कत्ल का सुराग लगा बैठा था। नूरा के कत्ल का मुकदमा अभी अदालत में ज़ेर समाअत था। 2-3 पेशियां हो चुकी थीं। नूरा के भाइयों रशीद और हमीद ने एक बड़ा ही काबिल हिंदू वकील खड़ा किया था। उसका पूरा नाम मुझे भूल गया है, सिर्फ वर्मा याद रह गया है। वर्मा बड़ा मेहनती और काम के सिलसिले में ईमानदार वकील था। वो पूरी तैयारी करके अदालत में आता था और उसकी जिरह बड़ी सख्त होती थी। उसके बारे में मशहूर था कि वो अपने मुवक्किलों को बचाने या कम से कम सज़ा दिलाने के लिए कोई न कोई नुक्ता निकाल ही लिया करता था। मैंने ये केस अपने नालायक हिंदू ASI शंकर के सुपुर्द किया हुआ था। इससे पहले मैंने रशीद और हमीद से रिश्वत लेने के चक्कर में बड़ी सख्ती से सर्जिश की थी और कहा था कि अगर आइंदा इसकी रिश्वत खोरी या किसी किस्म की बददियानती की रिपोर्ट मिली तो इसके खिलाफ ऊपर तक रिपोर्ट भिजवाऊंगा। शंकर ने माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि वो आइंदा शिकायत का मौका नहीं देगा। मेरे कहने के मुताबिक शंकर पूरी तैयारी करके अदालत जाता था। वैसे भी मैंने बड़ा मजबूत केस तैयार किया था और कोई खाना खाली नहीं छोड़ा था। मैं इन दिनों सिर्फ अब्बास के कत्ल का सुराग लगाने के लिए अपना दिमाग खपा रहा था। मैं थाने में बैठा अब्बास के कत्ल की फाइल देख रहा था कि एक हेड कांस्टेबल ने आकर बताया,
کہ ایک نوجوان مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اپنا نام حشمت بتاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ حشمت وہی نوجوان ہے جس کا مقتولہ نورا کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا اور وہ قتل والی رات رشید اور حمید کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے سرکاری کام سے کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا صحت مند نوجوان اندر آیا اور اس نے جھک کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبرو اور مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے چاہا جائے۔ پھر مجھے نورا یاد آ گئی جو محاورتاً ہی نہیں حقیقتاً حشمت پر مر مٹی تھی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والا یہ عاشق نامراد کڑے وقت میں اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا صحت مند جسم اور قد و قامت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ بھاگنے کی بجائے نورا کے بھائیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تو اکیلا ہی دونوں پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ مجھے اچانک اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں مر گیا تھا۔ وہ حونقوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ تم اپنی نورا کو چھوڑ کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہا۔ صرف تمہاری بزدلی کی وجہ سے وہ ماری گئی۔ میں نے غصے سے کہا، اگر تم مردوں کی طرح مقابلہ کرتے تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ نورا کی جان بھی بچا سکتے تھے۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور پھر آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اتنا خوبصورت جوان مرد کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں یوں اسے حیرت سے دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ مجھے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت بزدل انسان ہوں، حشمت نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا۔ اتنا صحت مند ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کا نام سن کر یا کسی کو لڑتے دیکھ کر ہی میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اپنی اسی بزدلی کی وجہ سے میں نورا کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نورا کے قابل نہیں تھا، بلکہ میں اس دنیا میں رہنے کے ہی قابل نہیں ہوں۔ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہی سوچ کر محض اپنی دلچسپی کی خاطر میں نے اسے کریدنا شروع کیا تو اس نے اپنا آپ پوری طرح کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری اس کے ساتھ بڑی طویل باتیں ہوئی تھیں، میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حشمت ابھی 3-4 سال کا تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں روایتی سوتیلی ماؤں جیسی نکلی اور اس نے حشمت کو وہ پیار اور توجہ نہ دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس کا باپ نئی نویلی بیوی کے ساتھ مست اور مگن ہو گیا۔ جب سوتیلی ماں کے اپنے بچے ہو گئے تو اس نے بات بے بات حشمت کو مارنا پیٹنا اور ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا۔ باپ کا رویہ بھی بیگانوں جیسا ہو گیا تھا۔ ان حالات میں حشمت پلا بڑا تھا، نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ اس کے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ ان حالات میں وہ جوان ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان نکلا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر بڑی ہی کمزور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق صحیح رائے تو کوئی ماہر نفسیات ہی دے سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیر جیسے جسم میں گیدڑ جیسا دل رکھتا تھا۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان لکھا اور اس کے دستخط کروا لیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گواہی کے لیے تیار کیا۔ اس کی حیثیت موقع کے گواہ کی سی تھی اور اس کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے شنکر سے کہا کہ اگلی پیشی پر وہ حشمت کو بھی پیش کر دے۔ بہرحال کیس چلتا رہا۔ کیس مضبوط تھا مگر ہندو وکیل ورما نے بڑی مہارت سے اس کا رخ موڑ کر فوری اشتعال ثابت کر دیا۔ عدالت نے جلدی فیصلہ سنا دیا۔ حمید نے اپنی بہن نورا کا گلا دبا کر قتل کیا تھا، اس لیے اسے 7 سال اور بڑے بھائی رشید کو اعانت جرم اور اس پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ ورما کے کہنے پر انہوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کر دی۔ ان کی اپیل منظور ہوئی اور سزا کم ہو کر بالترتیب 5 سال اور 10 سال رہ گئی۔ جس دن عدالت سے اس کیس کا فیصلہ ہوا، اس سے اگلے دن حشمت میرے پاس تھانے آ گیا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ آپ تو کہتے تھے ان کو پھانسی ہوگی، اس نے پریشانی سے کہا۔ مگر وہ دونوں تو زندہ بچ گئے ہیں۔ وہ جب رہا ہو کر آئیں گے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
मुझे याद आ गया कि मैंने इसे ये कहकर गवाही देने के लिए तैयार किया था कि इसकी गवाही से रशीद और हमीद को फांसी की सज़ा हो जाएगी और इस तरह वो इसे नूरा के कत्ल का इंतकाम ले सकता है। मैंने इसको अपने पास बिठाकर तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ना घबराए। वो रिहा होकर आएंगे तो मैं इनको सख्ती से वार्निंग दूंगा और नेक चलने की ज़मानत ले लूँगा। मैं इसे खासी देर तक समझाता रहा, मगर मुझे लगता था कि मेरी कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। फिर वो मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाने लगा। मैंने गौर से सुना। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ नूरा, वो कह रहा था। मैं तुम्हारा इंतकाम भी नहीं ले सका और वो दोनों बच गए हैं। मैं क्या करूँ? फिर वो कुछ सोचने लगा और यूं सर हिलाने लगा जैसे किसी मसले पर गौर कर रहा हो। फिर उसने फैसलाकुन अंदाज में सर हिलाया और बुड़बुड़ाया, ये ठीक है, हाँ हाँ, सारे मसले का हल यही है। फिर वो बड़ी तेजी से उठा और बगैर कुछ कहे थाने से निकल गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं रुका। मुझे डर था कि इसका दिमाग न चल जाए। वो प्यार का भूखा था और जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने प्यार दिया था, वो भी कत्ल हो गई। इसका हशमत के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो थाने के सहन में जाता हुआ नजर आ रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं इसे आखिरी बार देख रहा हूँ। अगले दिन थाने में ये अलमनाक इतलाई कि रात हशमत ने छत के शहतीर में फंदा बांधकर खुदकुशी कर ली है। मैं खुद मौके पर गया। ये कड़ियों वाली छत थी जिसके दरमियान में एक बड़ा शहतीर लगा हुआ था। इसके साथ चारपाई की अजवाइन का फंदा पड़ा हुआ था और फंदे से हशमत की लाश लटक रही थी। इसकी गर्दन खिंचकर लंबी हो गई थी और आंखें हलकों से बाहर निकली हुई थी। मुझे इस नौजवान की हराम मौत का बड़ा अफसोस हुआ। असल में इसकी मौत के जिम्मेदार इसके बाप और सौतेली माँ थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब मेरा अमला हशमत की लाश लेकर जा रहा था तो मेरे दिमाग में इसके कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हशमत की अलमनाक मौत के साथ इश्क और मोहब्बत का ये खूनी ड्रामा खत्म हो गया। दूसरी तरफ अब्बास के कत्ल को 20-22 दिन गुजर गए थे। अब्बास का कत्ल मेरे लिए मुअम्मा बन गया था जो किसी तरह हल होने में नहीं आ रहा था। डीएसपी एक हिंदू था जिसका नाम जगदीश था। मैंने सुना था कि वो बड़ा मुतअस्सिब है और मुसलमानों से दुश्मनी रखता है। वो अब्बास के केस के मुतालिक पूछता रहता था कि कितनी पेशरफ्त हुई है। अब इतने दिन गुजर जाने के बाद उसने तो मेरी जान को आ जाना था। हर तरफ से मायूस होकर मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो मेरी मदद करे और अपने नाम लेवा को एक बुत परस्त के सामने जलीलो ख्वार होने से बचा ले। ये दुआ मांगकर मैं मुतमईन सा हो गया कि अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेगा। वो दिन भी यूं ही गुजर गया और कोई पेशरफ्त ना हुई। अगले दिन मैं थाने में बैठा हुआ था कि जब कस्बे का नंबरदार आ गया। उसके साथ एक जवां उम्र आदमी था। नंबरदार ने इस आदमी का तारुफ कराया तो मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इसका नाम शकूर है, नंबरदार ने कहा, और ये मकतूल अब्बास का दोस्त है। यही इससे मिलने के लिए आया करता था। मैंने इसको बिठा लिया। वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने नंबरदार को बाहर बैठने को कहा तो वो सलाम करके बाहर चला गया। मैंने शकूर के साथ 2-4 बातें वैसे ही की ताकि इसकी झिझक खत्म हो जाए। फिर मैंने इससे पूछा कि क्या इसे मालूम है कि इसका दोस्त अब्बास कत्ल हो गया है। इसके जवाब में इसने बताया कि इसे अभी नंबरदार से यह खबर मिली है। शकूर ने यह बता के मुझे हैरान कर दिया कि वो अब्बास का दोस्त नहीं है बल्कि अब्बास के दोस्त का मुलाजिम है और वो इसके हुक्म पर अब्बास की खैर खबर मालूम करने के लिए आता रहता है। तुम किसके मुलाजिम हो? मैंने शकूर से पूछा। मैं दराब साहब का मुलाजिम हूँ, शकूर ने बताया। इनकी शहर में बहुत बड़ी हवेली है। मैंने शकूर से अब्बास और दराब के मुतालिक बहुत से सवाल पूछे। उसने जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि दराब खानदानी अमीर था और माँ बाप के मरने के बाद इनकी तमाम जायदाद का अकेला वारिस था। अब्बास दरमियाने से खानदान का था और वो दराब से उसकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो एक दूसरे पर जान देते थे। कुछ अर्से पहले शहर में अब्बास का लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसमें अब्बास के हाथों मुखालिफों का एक आदमी शदीद जख्मी हो गया था। वो लोग थाने नहीं गए थे और उन्होंने कहा था कि वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दर्राब ने अब्बास को मशवरा दिया कि वो कुछ अरसे के लिए किसी जगह रूपोश हो जाए। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वो इसे इतला कर देगा। इस मशवरे के बाद अब्बास इस गांव में आके रहने लगा।
मेरे इस सवाल के जवाब में कि इस लड़ाई झगड़े या दुश्मनी की वजह क्या थी, शकूर ने बताया कि इसे पूरी बात का इल्म नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि झगड़े का बायस कोई कामनी नामी लड़की है। उसने बताया कि कामनी अब्बास के पीछे घर से निकल आने को तैयार थी। कामनी ने दाराब से रब्ता रखा हुआ था। दाराब अब्बास को शकूर के जरिए पैगाम भेजता रहता था, कभी ज़बानी और कभी तहरीरी। ज़बानी पैगाम क्या होते थे, मैंने पूछा। अभी खतरा है, शकूर ने कहा। दुश्मन तुम्हारी तलाश में है, कामनी पर सख्ती कर दी गई है और आखिरी पैगाम यह था कि पंछी उड़ने को तैयार है और वो भी तैयार रहे। मैंने शकूर की बातों पर गौर किया तो इससे नतीजा निकला कि कामनी घर से भागकर अब्बास के पास पहुंच गई थी, मगर इसके दुश्मनों को इसका इल्म हो गया और उन्होंने ताक़ुब करके मौके पर अब्बास को कत्ल कर डाला और कामनी को उठाकर ले गए। पंछी उड़ने को तैयार है का मतलब यही निकलता था कि कामनी घर से निकलने के लिए तैयार है। यह अंदाज़ा मैंने इस वजह से लगाया था कि जहां अब्बास कत्ल हुआ था वहां औरत की मौजूदगी साबित होती थी और जनाना जूती के खुरे भी पाए गए थे। मैंने शकूर से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि कामनी अब्बास तक पहुंच गई थी। कामनी अब्बास के पास पहुंच गई थी, शकूर ने कहा। इसे मैंने दराब साहब के कहने पर खुद अब्बास तक पहुंचाया था। तुमने कामनी को किस जगह पहुंचाया था, मैंने पूछा। और ये किस तारीख की बात है? शकूर ने जरा सा जहन पे जोर दिया और उंगलियों पर दिन गिनने लगा। फिर उसने वो तारीख बताई जिस दिन उसने कामनी को अब्बास तक पहुंचाया था। फिर उसने गांव से बाहर वही जगह बताई जहां अब्बास कत्ल हुआ था। उसने बताया कि ये जगह उसने और अब्बास ने पहले से मुकर्रर कर ली थी। यहाँ से अब्बास ने कामनी को लेकर किसी और शहर निकल जाना था। मैंने शकूर की बताई हुई तारीख पर गौर किया तो ये वही तारीख बनती थी जब अब्बास कत्ल हुआ था। इस तरह मैं वाक़यात की कड़ियाँ मिलाता गया। मैंने शकूर से और भी बहुत सी बातें पूछी। वो मेरे सवालों के जवाब देता रहा। बाज़ जगह पर मुझे शक हुआ कि वो कुछ छुपा रहा है, मगर मैंने उसे कुरेदना मुनासिब ना समझा। मैंने इसी वक्त उसे साथ लेकर दराब से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने एक कांस्टेबल को साथ ले लिया और शकूर को साथ लेकर शहर की जानिब चल पड़ा। इन दिनों थानों की अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, अगर थी तो साइकिलों की सूरत में। मैंने एक टांगे का बंदोबस्त कर लिया था। हम बसों के अड्डे तक पहुंचे और वहां से शहर जाने वाली बस पर सवार हो गए। दाराब के मुलाजिम शकूर की रहनुमाई में हम शहर के एक साफ सुथरे इलाके में पहुंच गए। यहाँ ज़्यादातर अमीर लोग रहते थे। आखिर शकूर एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुक गया और बताया कि दाराब साहब की हवेली है। उसने हमें इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद अंदर इत्तला करने चला गया। उसने वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगाई और हमें हवेली के अंदर ले गया। उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मशरूब से हमारी तवाज़ो की। इस दौरान मैं वहाँ सजी हुई कीमती आराइशी अशिया का जायज़ा लेता रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे का पर्दा हिला और एक खुशपोश पुख्ता उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े तवाक से हाथ मिलाया और मेरे करीब ही बैठ गया। ये दराब था। अभी शकूर ने अब्बास के मुतालिक बताया है, दराब ने गुफ्तगू में पहल करते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आया। क्या ये सच है कि अब्बास कत्ल हो चुका है? हाँ, ये सच है, मैंने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके दोस्त को कत्ल की खबर दे रहा हूँ। मैं इसी कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। इसके इतने अच्छे चेहरे के तासुरात मेरी बात सुनकर बिगड़ गए और वो इज़्तिरारी हालत में उठकर टहलने लगा। वो कभी अपनी मुट्ठियाँ भींचता, कभी एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारता, साथ साथ वो कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। मैंने अपनी समाअत की पूरी कुव्वत इसकी बुड़बुड़ाहट सुनने पर मरकूज़ कर दी तो मुझे पूरी बात तो न सुनी गई, मगर एक लफ्ज़ समझ में आ गया। ये लफ्ज़ था जेकब। ये ईसाइयों वाला नाम था और ये नाम सुनते ही मेरे जहन में मौका वारदात पर मिलने वाली सलीब आ गई। मैं समझ गया कि मेरे असल मुल्ज़िम का नाम जेकब है और इत्मीनान बख्शी बात यह थी कि दराब जेकब को जानता था। ये जेकब कौन है? मैंने दराब से पूछा। दराब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और टहलते टहलते रुक गया। मुझे शक नहीं यकीन है। दराब ने कहा कि अब्बास को जेकब ने कत्ल किया है। जेकब कौन है? मैंने दराब से पूछा। और उसने अब्बास को क्यों कत्ल किया है? मैं आपको तफसील से बताता हूँ, दराब ने कहा। इस तरह आप सारी बात जान जाएंगे।
इसके बाद दाराब ने मुझे बड़ी लंबी बात सुनाई। दरमियान में मैं इससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक सवालात भी पूछता गया। इस तरह जो बात सामने आई वो मैं आपको अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। दाराब के आबा और अजदाद नवाबों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर नवाबी तो ख़त्म हो गई, मगर इस ख़ानदान के लोगों के दिमाग से नवाबों वाली आदतें ना गईं। उन्होंने अपने तौर तरीके नवाबी ही रखे। दाराब ने भी इसी माहौल में आँख खोली थी और पला बढ़ा था, इसलिए इसमें भी नवाबों वाली आदत पाई जाती थी। इन आदत में एक गाना सुनने का शौक़ भी था। वो अक्सर गाना सुनने तवाइफों के यहाँ जाया करता था। अब्बास से उसकी दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। ये दोस्ती इस उम्र में आने तक कायम रही थी। अब्बास दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था और बड़ा लायक और ज़हीन तालिब इल्म था, जबकि दाराब पढ़ने लिखने में बस एवं था और वाजबी सा था। अक्सर अब्बास से वो मदद लिया करता था और यही वजह इन दोनों के दरमियान दोस्ती का बायस बन गई थी। दाराब अब्बास की माली मदद भी करता था और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता था। इसके जवाब में अब्बास भी हर वक्त दाराब पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहता था। दाराब अक्सर गाना सुनने तवाइफों के यहाँ जाया करता था। उसका ये शौक़ सिर्फ गाना सुनने की हद तक था। वो बदकारी का कायल नहीं था और ना ही उसकी नफीस तबीयत इस बात की इजाज़त देती थी। वो अब्बास को भी अपने साथ ले जाता था। एक दो गज़लें सुनते थे वो दोनों और गाना सुनकर आ जाते थे। वहाँ की तकरीबन तमाम गाने वालियाँ दाराब को जानती थीं और उसकी बड़ी आवभगत करती थीं। इन्हीं दिनों पता लगा कि बाज़ार में एक नई गाने वाली अम्बाले से आई है और आते ही धूम मचा दी है। इसके मुतालिक सुना गया कि जितनी वो खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा उसकी आवाज़ रसीली है। ये मुगन्निया कामनी बाई के नाम अम्बाले वाली के नाम से मशहूर थी। इससे पहले इसकी माँ ने अपनी जवानी में बड़ा नाम कमाया था। यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि इस किस्म की तवाइफें सिर्फ गाने बजाने का काम करती थी, जिस्म फरोशी का धंधा नहीं। इसके बावजूद चंद अय्याश किस्म के लोग इन गाने वालियों पर आशिक हो जाते थे। इन आशिकों को ये गाने वालियाँ खूब उल्लू बनाती और पैसे बटोरती। तवाइफों और नाचने गाने वालियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। इनके तौर तरीके दुनिया से निराले, इनकी चाहत, इनकी दुश्मनी, दोस्ती का तस्वुर भी कुछ और होता है। इनको सच्ची मोहब्बत सिर्फ पैसे से होती है। पुलिस वाले इस दुनिया के बासियों को अच्छी तरह जानते हैं। दाराब कामनी की शोहरत सुनकर अब्बास को साथ लेकर कामनी के कोठे पर गाना सुनने चला गया। उन्होंने कामनी से एक गीत और दो गज़लें सुनी। जितनी उन्होंने कामनी की तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर पाया। इसकी आवाज़ में ऐसा लोच और गुदाज था कि सुनने वाले मशहूर हो जाते। दाराब और अब्बास कामनी के कोठे से निकले तो दाराब ने महसूस किया कि अब्बास कुछ खोया खोया सा है। दाराब की हर बात का जवाब वो बस हूँ हाँ में देता था। इस दिन के बाद से अब्बास की ख्वाहिश यही होती थी कि गाना सुनने कामनी के कोठे पर ही जाए। दाराब ने महसूस किया कि अब्बास कामनी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। वो अपने गिरदोपेश को भूलकर कामनी में खो जाता। दाराब ने अब्बास को समझाया कि वो यहाँ इश्क व मोहब्बत का खेल शुरू ना कर दे। ये लोग ऐसे जज्बात को नहीं मानते, मगर अब्बास ने यह कहकर उसे हैरान कर दिया कि ये उसके दिल का मामला है और उसका दिल इसके बस में नहीं। अगर वो इसकी कोई मदद कर सकता है तो ठीक है, वरना उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अब्बास कोई ऐसा गया गुजरा आदमी नहीं था। वो जवान और वजीहा था। किसी लड़की के लिए इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। एक दिन मौका पार कर उसने कामनी से इज़हारे इश्क कर दिया। कामनी ने बताया कि वो पहले ही इसकी नज़रों और हरकतों से समझ चुकी थी, लेकिन इसका ख्याल था कि अब्बास महज इसके जिस्म का तलबगार है। अब्बास ने इसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो दिलो जान से इसे चाहने लगा है और इसकी चाहत में कुछ भी कर सकता है। कामनी को ये शख्स पसंद आया था और बाद में उसने अब्बास को बताया कि वो दिल ही दिल में इसे पसंद करती थी, लेकिन वो जिस दुनिया में रहती है वहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं होती। बहरहाल आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। अब्बास कामनी से मिलने के लिए रोज़ाना उसके यहाँ पहुँच जाता और मौका पाकर दिल की बातें कर लेता। दूसरी तरफ कामनी ने यह दिलेरी दिखाई कि किसी न किसी बहाने निकल आती और अब्बास से मिलती। जिस्म बेचने वालियों और नाचने गाने वालियों के यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है। एक दिन जब अब्बास और दाराब के साथ कामनी का गाना सुनने गया तो वहाँ चंद और नौजवान भी आ गए। वो शक्लों ही से लफंगे नजर आ रहे थे और इनका अंदाज लोफरों जैसा था।
वो कामनी की तरफ ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे नजरों से ही खा जाएंगे। इसके साथ साथ वो फहिश किस्म के इशारे भी कर रहे थे। इनकी हरकतें देखकर अब्बास का खून खोलने लगा। मुमकिन था कि वो इनसे उलझ जाता। दराब ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। फिर आए दिन यही कुछ होने लगा। ये 3 नौजवान थे जिनमें से एक इनका लीडर लगता था। इसे वो जेकब के नाम से मुखातिब करते थे। जेकब के चेहरे पर बाएं गाल पर जख्म का निशान था जो किसी लड़ाई झगड़े की यादगार था। वो शक्ल से ही खतरनाक लगता था। कामनी को तंग करने में वो पेश होता। एक दिन जेकब ने हद ही कर दी। गाड़ी से फारिग होने के बाद जब कामनी उठकर जाने लगी तो जेकब ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी जानिब घसीटने लगा। कामनी ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सकी। अब्बास से ये बर्दाश्त ना हो सका। वो तिलमिला कर उठा और जेकब का गिरेबान पकड़कर जोरदार झटका दिया। जेकब ने कामनी का बाजू तो छोड़ दिया और अब्बास से लिपट गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। करीब बैठे साजिंदों ने और दाराब ने आगे बढ़कर बीच बचाव करा दिया। जेकब के साथी भी उठ खड़े हुए थे और इनके तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। कामनी की माँ शीला बाई भी दरमियान में आ गई। मामला ठंडा करने लगी। अगर अब इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, अब्बास ने गुस्से से जलते हुए कहा। क्यों, ये क्या तेरी माँ लगती है? जेकब ने कहा। जेकब की बात ने गोया जलती पर तेल का काम किया और अब्बास इस पर झपट पड़ा। अच्छी खासी धींगा मुश्ती होने लगी। बड़ी मुश्किल से जेकब को अब्बास से अलग किया गया। मेरी बेटी तवाइफ नहीं है, शीला ने कहा। तुमने इसमें ऐसी कौन सी आदत देखी है? ये जिस्म फरोश नहीं है, सिर्फ गाती है। दराब और अब्बास ने शीलाबाई से कहा कि वो जेकब और इसके दोस्तों को यहाँ आने से मना कर दे ताकि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। शीलाबाई पक्की कारोबारी जहनियत रखती थी। उसने कहा कि वो किसी भी ग्राहक को नाराज करके अपना कारोबार खराब नहीं कर सकती। ये अब्बास और जेकब की दुश्मनी का नुक्ता आगाज था। इस दिन जेकब अब्बास को धमकियां देता हुआ चला गया कि वो इससे निपट लेगा। साफ नजर आ रहा था कि वो खोखला आदमी नहीं था और ना ही खोखली धमकियां दे रहा था। दराब ने अब्बास को खबरदार कर दिया कि वो जेकब से बचकर रहे और कहीं आने जाने में मोहतात रहे। यहाँ से मैंने दाराब को रोककर इससे पूछा कि क्या वो बता सकता है कि इसने जेकब के गले में सलीब देखी हो। इसके जवाब में दाराब ने बताया कि जेकब गले में हर वक्त एक लकड़ी की सलीब पहने रखता था और इसे कमीज के अंदर रखने की बजाय बाहर रखता था। यही वजह थी कि दाराब को ये सलीब याद रह गई थी। दाराब के जवाब से साबित हुआ कि जाय वारदात पर मिलने वाली सलीब जेकब की है और वही मेरा असली मुजरिम है। अब मैं फिर अब्बास और कामनी के किस्से की तरफ आ जाता हूँ। अब्बास कामनी को मजबूर करने लगा कि वो गुनाहों की इस दुनिया से निकल आए और वो किसी और शहर में जाकर शादी कर लेंगे। कामनी इसे टालती थी। इसका कहना था कि वो इसकी माँ से बात करके देखे। अगर वो ना मानी तो फिर वो अब्बास के साथ निकल जाएगी। अब्बास का सबसे बड़ा सहारा दाराब ही था। उसने सारा मामला उसके आगे रखा और कहा कि वो कामनी की माँ से बात करे। दाराब ने अब्बास को समझाया कि ये नामुमकिन सी बात है, वो किसी तौर पर भी राजी नहीं होगी। कामनी इसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और वो कभी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकती। इसके बावजूद अब्बास की जिद से मजबूर होकर दाराब ने शीलाबाई से बात की और इसे बताया कि कामनी और अब्बास एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। बेहतर है कि इनकी शादी कर दी जाए। ये सुनकर शीलाबाई हत्थे से उखड़ गई और उसने साफ इनकार कर दिया। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, शीला ने दाराब से कहा। ऐसी कमाऊ बेटी किसी किस्मत वाली को मिलती है। हमारी दुनिया में जज्बात की जबान को कोई नहीं समझता। यहाँ सिर्फ सिक्का राजुल वक्त चलता है। बेहतर होगा अब्बास से कहो कि वो कामनी का ख्याल दिल से निकाल दे। वो यहाँ गाहक बनकर आ सकता है, आशिक बनकर नहीं। दाराब ने शीला को कायल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो न मानी। दाराब ने इसे रुपए पैसे की पेशकश भी की लेकिन शीला ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि कामनी अनमोल हीरा है और वो इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेगी। दाराब ने ये सब कुछ अब्बास को बता दिया। अब्बास ने ये बातें कामनी को बताई। कामनी ने बताया कि उसने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। फिर इसके आंसू निकल आए और इसने कहा कि इसे अपनी माँ की ये बात सुनकर बड़ा रंज हुआ है कि इसने इसे पैसे कमाने की मशीन समझा है और इसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि इसे अपना बुढ़ापा आराम से गुजारने की फिक्र है। इसके बाद अब्बास और कामनी भाग जाने के मंसूबे बनाने लगे।
अब्बास ने कामनी से कहा कि वो दराब से मशवरा करके इसे दिन और तारीख बता देगा, फिर वो शहर से निकल जाएगा। कामनी ने इससे कहा कि वो हर वक्त इसके साथ निकल जाने को तैयार। इससे अगले ही दिन एक ऐसा वाकया पेश आ गया जिसने अब्बास को शहर से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि रात के वक्त हस्बे मामूल अब्बास कामनी के कोठे से बाहर निकला। इस दिन दराब इसके साथ नहीं था। दराब हफ्ते में 2 दिन गाना सुनने जाता था, मगर जब से अब्बास कामनी का दीवाना हुआ था, दराब हफ्ते में 3 बार भी जाने लगा था। मगर अब्बास का ये रोज का मामूल था। वो सिर्फ कामनी का दीदार करने के लिए वहां जाता था। वो जो ही जरा आगे गया, अब्बास और उसके साथी ने उसको रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। वो 2 थे और अब्बास अकेला। दोनों मिलकर अब्बास को मारने लगे। अब्बास इन दिनों अपनी हिफाजत के ख्याल से एक लंबे फल वाला चाकू अपने पास रखता था। उसने जब देखा कि जेकब और उसके साथी उसे नहीं छोड़ेंगे तो उसने चाकू निकाल लिया। जेकब का साथी उसकी जद में आ गया और अब्बास ने उसके पेट में चाकू उतार दिया। चाकू देखकर और अपने साथी का बहता खून देखकर जेकब वहां से भाग निकला। बहुत से लोग लड़ाई देखकर इकट्ठे हो गए थे। ये लड़ाई इनके लिए अजूबा नहीं थी और वह इससे खौफजदा भी नहीं थे। यहाँ आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते थे। गुनाह के इस बाजार में एक तमाशबीन ने दूसरे का पेट फाड़ दिया था। ये खून खराबा, ये सनसनीखेज तो था, मगर हैरत अंगेज नहीं था। यहाँ मैं कहानी से हटकर अपनी राय से आपको पेश करता हूँ। गुनाह के बाजारों में आने वाले लोग 2-3 किस्म के होते हैं। एक वो जो इनके यहाँ जाते हैं, गुनाह करके वापस आ जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग दौलतमंद और अय्याश होते हैं। ये जानते भी हैं कि बाजार में बैठी हुई औरत पेशावर है और सिर्फ पैसे की यार है और किसी इंसान की नहीं। इसके बावजूद ये उल्लू के पट्टे इन्हें अपना समझते हैं और आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश करते हैं। इनके यहाँ जाने वाली तीसरी किस्म जुराम पेशा लोगों की है। इनमें नामी गिरामी गुंडे, उस्ताद और बदमाश होते हैं। इन सब ने किसी न किसी बाजारी औरत को अपना महबूब का दर्जा दिया हुआ होता है और ये लोग आम आशिकों की तरह जज्बा रकाबत का शिकार भी होते हैं। रकाबत में ये चाकुओं, खंजरों और दूसरे असले का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं। इस तज़िये के हिसाब से देखा जाए तो ये सब लोग एबनॉर्मल ज़हनियत के शिकार होते हैं। अब्बास ने एक बंदे के पेट में चाकू उतार दिया तो तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। उसने वहां से खिसक जाने में ही आफियत जानी। जख्मी अपना पेट पकड़े तड़प रहा था। चंद आदमी उसे संभालने लगे। अब्बास ने मौका गनीमत जाना और खून आलू चाकू लहराता हुआ वहां से निकल आया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। अब्बास सीधा दराब की हवेली में जा पहुंचा और उसे तमाम सूरत हाल बताई कि वो क्या कर आया है। दराब ने कहा कि इसका हवेली में रुकना मुनासिब नहीं। पुलिस जल्द ही उसका सुराग लगाकर हवेली के अंदर पहुंच जाएगी और दराब तक उनका पहुंचना नामुमकिन नहीं होगा। वो कामनी का भी ख्याल रखेगा और उनके फरार का इंतजाम कर देगा और कामनी को वहां से निकालकर अब्बास तक पहुंचा देगा। सुबह फटने से पहले भी अंधेरा था और उस दराब ने अपने मुलाजिम शकूर को अब्बास के साथ भेजा कि वो अब्बास का ठिकाना देखा है कि वो कहाँ रूपोश होता है। अब्बास ने दराब को बताया था कि एक गांव जहां अब्बास कत्ल हुआ था में उसका एक पुराना दोस्त रहता है, वो उसके पास जाएगा। गांव पहुंचे तो अब्बास ने अपने दोस्त का पूछा तो पता चला कि उसका दोस्त 4-5 दिन पहले ये गांव छोड़कर जा चुका है। बहरहाल अब्बास ने वहीं एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और मुल्जिम शकूर ने जाकर दराब को बता दिया कि वो अब्बास को कहाँ छोड़ आया है। इधर जैकब का जख्मी साथी बच गया था। चाकू का जख्म इतना गहरा नहीं था। पुलिस ने अब्बास के खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज कर लिया और तफ्तीश करती हुई दराब तक भी पहुंच गई। दराब कोई मामूली आदमी तो था नहीं कि खौफजदा हो जाता। इसने पुलिस वालों को मुतमईन कर दिया कि अब्बास उसका दोस्त ज़रूर है, मगर उसे उसकी रूपोशी के मुतालिक कुछ मालूम नहीं। दूसरी तरफ दराब ने कामनी से मिलकर उसको तसल्ली दी। कामनी बहुत परेशान थी। उसने कामनी से कहा कि वो तैयार रहे, जो ही खतरा कम होगा वो उसको अब्बास के पास पहुंचा देगा। इससे वो वहां जाकर वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब दराब अपने मुलाजिम
शकूर को भेजकर अब्बास की खैरियत मालूम करता और उसे कामनी की खैरियत से आगाह करता। इधर ये चक्कर चल रहा था। दूसरी तरफ अब्बास के घर वाले परेशान थे। पुलिस वाले अब्बास की तलाश में इनसे पूछगछ करते रहते थे। इससे मोहल्ले में इनकी बड़ी बेइज्जती होती थी। अब्बास के बाप को मालूम था कि उसके बेटे की दाराब से गहरी दोस्ती है। वो दाराब से मिला और अब्बास के मुतालिक परेशानी जाहिर की। दाराब ने अब्बास के बाप को तसल्ली दी कि वो महफूज जगह पर है और वो फिक्र ना करें। दूसरी तरफ अब्बास ने शकूर के जरिए पैगाम भिजवाया कि वो सारा दिन फारिग रह रहकर तंग आ चुका है। दाराब ने दोस्ती की खातिर उसे कुछ पैसे और कुछ सामान भिजवाया कि वो वक्त गुजारी के लिए गांव में छोटी सी दुकान कर ले। फिर अब्बास ने गांव में दुकान खोल ली। इस दौरान जब अब्बास की तलाश का मामला कुछ ठंडा पड़ गया तो दाराब ने कामनी को बता दिया कि वो फला दिन निकलकर उसकी हवेली में आ जाए। दूसरी तरफ उसने अब्बास को पैगाम भिजवाया कि फला दिन रात को कामनी इस तक पहुंच जाएगी। अब्बास ने शकूर को गांव से बाहर वो जगह दिखा दी जहां उसने कामनी का इंतजार करना था। इधर दाराब ने कामनी को निकालने का इंतजाम कर लिया था। कामनी मुकर्रर वक्त पर निकल आई थी। वो बगैर किसी रुकावट के दाराब की हवेली पहुंच गई। उन्होंने रात को निकलना था और अब्बास की बताई हुई जगह पहुंचना था। दाराब का इरादा था कि वो खुद कामनी को लेकर अब्बास के पास जाएगा, मगर फिर ऐन वक्त पर उसने खुद जाने का इरादा बदल दिया और कामनी को शकूर के साथ भेजने का फैसला कर लिया। वो कामनी की गुमशुदगी के वक्त हवेली में रहना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो कामनी के यहाँ गाना सुनने भी जाएगा ताकि कोई उस पर शक ना करे कि कामनी की गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है। फिर उसने कामनी को मुसलमान औरतों वाला बुर्का पहनाकर शकूर के साथ भेज दिया और शकूर को हिदायत की कि वो कामनी को अब्बास के हवाले करके इन्हीं कदमों वापस आ जाए। शकूर कामनी को लेकर चला गया। शकूर और कामनी के जाने के 1 घंटे बाद दाराब शीलाबाई के कोठे पर जा पहुंचा। वहां सब परेशान थे। शीलाबाई का रंग उड़ा हुआ था। उसने हर तरफ अपने आदमी दौड़ाए थे, मगर कामनी का कहीं पता नहीं चल रहा था। यह इन लोगों के धंधे का टाइम था और ग्राहक आ आकर वापस जा रहे थे। दाराब को देखते ही शीलाबाई चौंक गई और इससे अब्बास के मुतालिक पूछने लगी। इसे शक था कि इसकी बेटी अब्बास की मोहब्बत में फंस गई थी और अब इसे अब्बास ही भगा ले गया है। दाराब ने इसे बताया कि अब्बास तो खुद पुलिस से छुपता फिर रहा है, वो कामनी को कैसे ले जा सकता है। फिर दाराब ने इसे मशवरा दिया कि वो कुछ और इंतज़ार कर ले। अगर कामनी फिर भी ना आई तो वो थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे और वो खुद उसके साथ चलेगा। खासी रात गुजर गई मगर कामनी को ना आना था ना आई। इस दौरान दाराब शीलाबाई को तसल्लियां देता रहा। फिर वो इसके साथ थाने चला गया और उन्होंने कामनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शक में उसने अब्बास का और एक दूसरी बाई का नाम लिखवाया, जिसका कारोबार कामनी की वजह से ठंडा पड़ गया था और कई बार इनकी आपस में ज़बानी कलामी झड़पें भी हो चुकी थीं। दाराब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शीलाबाई को उसके कोठे पर छोड़कर अपनी हवेली आ गया। जब वहां आने के लिए वो निकला था तो शीलाबाई हिचकियां ले लेकर रो रही थी। वो दाराब अपनी हवेली में आया तो अभी शकूर नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद शकूर आ गया। उसने बताया कि सब काम तसल्ली बख्श हो गया है और वो कामनी को अब्बास के हवाले कर आया है। ये सुनकर दाराब ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे पता था कि रातों रात अब्बास कामनी को लेकर किसी दूर दराज शहर निकल जाएगा और फिर वहां से राब्ता करेगा। अब्बास और कामनी को निकले तकरीबन महीना होने को है। दाराब ने इतनी लंबी तफसील मुझे सुनाने के बाद कहा, मैं परेशान था कि अब्बास ने अब तक मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया। इसी परेशानी के आलम में मैंने शकूर को इस गांव में भेजा था कि वो मालूम करके आए कि अब्बास ने गांव कब छोड़ा था या उसके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया। अब आपने बताया कि अब्बास को किसी ने कत्ल कर दिया था तो मुझे यकीन है कि ये जैकब का काम है। यकीन तो मुझे भी है, मैंने कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैकब को कैसे पता लगा कि उसका रकीब फला गांव में छुपा बैठा है और फिर इसे ये भी मालूम हो गया कि कामनी अब्बास के साथ निकल रही है। फिर इसने ऐन मौके पर पहुंचकर अब्बास को कत्ल कर दिया। मेरी ये बात सुनकर दाराब भी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं ये सोच रहा था कि कामनी कहाँ गई, क्योंकि वो अपनी माँ के पास भी नहीं पहुंची। ये सवाल भी अहम था कि अगर अब्बास को कत्ल कर दिया गया है तो फिर कामनी कहाँ गई।
मुझे खोजी के वो अल्फाज याद आने लगे जो उसने अब्बास के कत्ल के वक्त मौका वारदात पर कहे थे। उसने कहा था कि औरत अपनी मर्जी से नहीं चल रही, इसे घसीटा जा रहा है। फिर जरा आगे जाकर खोजी ने बताया कि मर्द ने लड़की को उठा लिया है। इस ख्याल के आते ही मैंने ये नतीजा निकाला कि कामनी भी जैकब के पास है। अब ये ज़रूरी हो गया था कि मैं जैकब को गिरफ्तार कर लूँ। ये चूँकि मेरा इलाका नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर मैंने इलाके के थानेदार से मिलना था और इसकी मदद से जैकब को गिरफ्तार करना था। इसके अलावा अभी अब्बास के घर वालों को इत्तला देनी थी कि उनका बेटा कत्ल हो गया है। मैं तसव्वुर की आंख से देख रहा था कि यह खबर सुनकर अब्बास के माँ बाप का क्या हाल होगा, मगर मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर था और ये नाखुशगवार इत्तला देना मेरा फर्ज था। इसके लिए मैंने दाराब को भी साथ लेकर जाना था। मैं इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने लगा। फिर मेरा जहन इस बात पर अटक गया कि आखिर जैकब अब्बास तक किस तरह पहुंचा। जैसा कि दाराब ने बताया था कि जैकब को उसने 2-3 मरतबा हवेली के इर्द गिर्द मंडराते देखा है और फिर शकूर ने भी बताया था कि जैकब ने इसको रोककर अब्बास के मुतालिक पूछा था और अब्बास को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। इससे मुझे ये ख्याल आया कि जैकब या इसका कोई साथी दाराब और उसके मुलाजिम शकूर की निगरानी करता रहा है और वो लोग इनका पीछा करते हुए अब्बास तक पहुंच गए हैं। फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर वो इंतकाम लेने के लिए अब्बास को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने फौरी तौर पर अब्बास पर हमला क्यों नहीं किया। क्या इन्हें मालूम था कि कामनी का अब्बास के साथ भागने का प्रोग्राम है और वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा। इसी दौरान शकूर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। मैं खालिद ज़हन होकर खाने के बर्तनों को घूरने लगा। शकूर ट्रे में से एक एक बर्तन उठाकर मेरे आगे टेबल पर रख रहा था। अचानक मैं चौंक उठा। मैंने गौर किया कि शकूर के हाथ बड़े वाज़ेह अंदाज में कांप रहे थे। उसकी उम्र हाथ कांपने वाली नहीं थी, वह जवान उम्र था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे नज़रें चुरा लीं। उसके चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार नज़र आ रहे थे। मैंने उसकी हालत पर गौर किया तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह लपका और मुझे रोशनी दिखा गया। मुझे ख्याल आया कि अब्बास की मुखबरी करने वाला शकूर भी तो हो सकता है। जैकब को इल्हाम तो नहीं हुआ था कि फलां दिन रात को फलां वक्त कामनी अब्बास के पास जाएगी। इस ख्याल के आते ही मैंने शकूर को लपेट में लेने का फैसला कर लिया। मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि शकूर को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। उसका जवाब मुझे अपने जहन से यह मिला कि पैसे का लालच या जान का खौफ इसे इस काम पर मजबूर कर सकता था। जैकब जैसे गुंडे से यही उम्मीद थी कि उसने यकीनन शकूर को जान से मार देने की धमकी दी होगी। शकूर जल्दी जल्दी बर्तन रखकर कमरे से निकलने लगा था जब मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। जी सरकार, उसने वाज़ेह तौर पर लरजती हुई आवाज़ में कहा। मैंने उसे अपने पास आने को कहा तो मेरी तरफ यूं आया जैसे बकरा कसाई के पास सुबह होने जा रहा हो। जैकब ने तुम्हें क्या धमकी दी थी, मैंने पूछा। वो मुझसे अब्बास के मुतालिक पूछ रहा था, शकूर ने कहा, और कह रहा था कि मालिक दाराब ने इस भगोड़े को छुपा रखा है। और क्या कहा था इसने, मैंने पूछा। और जी, शकूर ने अटकते हुए कहा, उसने कहा था कि वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक धमकी उसने तुम्हें भी तो दी थी, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो भी बताओ। मैं उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसका रंग एकदम फुक हो गया और वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने उसे हौसला दिया कि इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और ये कि जैकब जैसे गुंडों को मैं थाने में उल्टा लटका दूंगा। उसने कहा था कि वो कहते रुक गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा कि मेरी एक जवान बहन है सरकार। जैकब एक रात अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरी जवान बहन को मुझे माफ़ कर दें। जी, मैं मजबूर हो गया था। फिर वो बाकायदा रोने लगा। दाराब बड़ी हैरानी और गुस्से के आलम में से देख रहा था। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी। बात यह निकली कि शकूर इस धमकी के बाद जैकब के हाथों में खेलने लगा था। उसी ने जैकब को बताया था कि अब्बास कहाँ छुपा हुआ है और कामनी और वो किसी दूसरे शहर भागने की तैयारी कर रहे हैं। जैकब ने इसे कहा था कि जिस दिन कामनी अब्बास के पास पहुंचेगी वो इसको इत्तला कर दे। शकूर ने जैकब को बता दिया कि फला दिन फला वक्त कामनी अब्बास के पास जाएगी। जिस रात शकूर कामनी को अब्बास के पास पहुंचाने के लिए दाराब की हवेली से निकला,
जेकब अपने एक साथी के साथ उसके ताक़ुब में था। जब शकूर कामनी को लेकर दरख्तों में घिरी इस जगह पहुंचा तो अब्बास उनका मुंतजिर था। शकूर ने कामनी को अब्बास के पास छोड़ा और इन्हीं कदमों वापस लौट गया। वो सड़क की तरफ निकला तो उसने देखा कि जेकब और उसका साथी वहां खड़े थे और करीब ही एक टांगा खड़ा था। जेकब ने इससे कहा कि वो अब चलता फिरता नजर आए। अगर उसने जबान खोली तो वो फिर इसकी बहन को उठाकर ले जाएंगे। खौफजदा होकर वो वहां से आ गया और दाराब को बताया कि वो अमानत पहुंचा आया है। इसके बाद वहां क्या हुआ इसका शकूर को इल्म नहीं था। मैंने शकूर का सारा बयान लिखकर उसके दस्तखत करा लिए, फिर दाराब का भी बाकायदा बयान लिया। अब मैंने जेकब और उसके साथी को गिरफ्तार करना था और इसके लिए मुझे इस इलाके के थानेदार से मिलना था। इस इलाके का थानेदार एक सिख था, उसका नाम नानक सिंह था। मैं उसके पास चला गया और सारी सूरत हाल उसके आगे रख दी। इस केस से इसके थाने का ताल्लुक भी बनता था, क्योंकि कामनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नानक सिंह के थाने में ही दर्ज थी और वो इसकी बाजियाबी के सिलसिले में खासा परेशान था। मेरी तफ्तीश के मुतालिक सुनकर वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि उसका मसला भी हल हो गया है। मैंने उसे बताया कि मैं जेकब और उसके साथी को गिरफ्तार करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में वो मेरी मदद करे। इसके जवाब में उसने जेकब को 3-4 नंगी गालियां दी और कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। हर थाने में इलाके के जुराइम पेशा अफराद की मुकम्मल तफसील होती है। नानक के थाने में जेकब का रिकॉर्ड भी मौजूद था। इससे पहले वो चोरी चकारी, गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़े के केसों में थाने आ चुका था और नानक सिंह इसे जानता था। उसने इसी वक्त एक छापामार पार्टी तैयार की और मुझे साथ लेकर चल पड़ा। हम लोग एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जिसे लोअर क्लास से भी निचले दर्जे के लोगों का इलाका कहा जा सकता था। हर तरफ गुर्बत के आसार नजर आ रहे थे। तंग और गंदी गलियों में चकराते हुए एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर नानक सिंह ने कहा यही जेकब का घर था। दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और फिर पुलिस को देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन नानक सिंह इससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ और उसने एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी। ये ठोकर इतनी जोरदार थी कि वो आदमी दरवाजे के धक्के से पीछे को गिर पड़ा। फौरन कांस्टेबल ने आगे बढ़कर इस आदमी को काबू कर लिया। हम सब बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए। मैंने और नानक सिंह ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। दरवाजे से आगे छोटा सा सहन था। इसके बाद बरामदा और 2 कमरे थे। एक कमरा बड़ा था और दूसरा छोटा। छोटे कमरे को ताला लगा हुआ था और बड़े कमरे में 4 नौजवान बैठे हुए थे। कमरा सिगरेट के धुओं से भरा हुआ था और इसकी बदबू से साफ पता चलता था कि ये चर्स की बदबू है। पास घटिया किस्म की देसी शराब की 2 बोतलें भी रखी थीं। हमें देखकर सब बुलबुला उठे। एक नौजवान के पांव की ठोकर से शराब की बोतल टूट गई और शराब बहकर फर्श पर फैल गई। मैंने जेकब को देखा और मैंने जेकब को देखा हुआ नहीं था, इसलिए अंदाजा ना लगा सका कि इनमें जेकब कौन है। जेकब कहाँ है? नानक सिंह ने कड़कदार आवाज में पूछा। तब मुझे मालूम हुआ कि इनमें से कोई भी जेकब नहीं। एक नौजवान ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में बताया कि जेकब आजकल ऊंची हवाओं में उड़ रहा है और काफी दिन से यहाँ नहीं आया। पूछने पर इसने बताया कि हमें जुम्मा खान की सराय में वो मिल जाएगा। इसकी आजकल जुम्मा खान से बड़ी यारी है। मेरे पूछने पर नानक सिंह ने बताया कि जुम्मा खान की सराय बसों के अड्डे के करीब है और वहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। ज़्यादातर जुराइम पेशा लोग या फिर ऐसे ड्राइवर जो नशा करते थे वहाँ पाए जाते थे। वहाँ से हम फौरन जुम्मा खान की सराय की तरफ चल पड़े। रास्ते में नानक सिंह ने बताया कि जुम्मा खान पठान है और हर किस्म के नाजायज़ काम को जायज़ समझकर करता है। फिर इसने अपनी बाईं आंख दबाकर कहा कि वो पुलिस को बाकायदा हिस्सा देता है और हर खिदमत के लिए तैयार रहता है। हम सराय पहुंचे तो बावर्दी पुलिस वालों और 2 थानेदारों को देखकर वहां मौजूद लोग सरासीमा हो गए। नानक सिंह की मैयत में हम लोग एक कमरे के सामने पहुंच गए। इसके बाहर लिखा हुआ था कि बगैर इजाजत आना अंदर मना है। नानक सिंह था और उसने सिक्कों वाला ही काम किया। एक जोरदार लात दरवाजे के मारी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए दोनों पट खुल गए। मैं और नानक अंदर दाखिल हो। एक बड़ी मेज के पीछे बड़ा सेहतमंद सुर्ख सफेद पठान बैठा था।
उसने बड़ा कीमती लिबास पहन रखा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ था। वो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश नजर आ रहा था। उसके गाल पर चाकू के जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। उसका सांवला रंग और हुलिया देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि जेकब हो सकता है। हमें देखकर जेकब के चेहरे पर खौफ का तासुर पैदा हो गया। बड़े गुस्से में लग रहे हैं सरदार जी, पठान ने मुस्कुराकर कहा। खान को हुक्म देते वो खुद हाजिर हो जाता। हम तो आपके दोस्त हैं, हमसे बाला ही बाला काम करते हो, नानक सिंह ने तंजी अंदाज में कहा, और दोस्ती का दावा भी करते हो। ऐसी हरकतों से दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। क्या कसूर हो गया है सरदार जी? जुमा खान ने अजैसी से कहा। जेकब तो मिल गया। नानक ने नौजवान के सर पे हाथ रखा और फिर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और जुमा खान से कहा कि लड़की कहाँ है? कौन लड़की हुजूर? जुमा खान ने हैरान होकर कहा। जुम्मा खान पुराना खिलाड़ी था और इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसकी दुखती रग नानक सिंह के हाथ में थी। नानक सिंह ने कांस्टेबल को अंदर बुलाकर कहा कि वो जेकब को हथकड़ी लगा ले। जेकब को हथकड़ी लग चुकी तो नानक ने कहा कि वो वैसे ही यहाँ नहीं आ गया, इसके पास मुकम्मल सबूत हैं। फिर उसने कांस्टेबल से कहा कि वो जेकब को कमरे से बाहर ले जाए। कांस्टेबल इसे बाहर ले गया तो नानक ने जुम्मा खान से कहा कि अगर वो इसके इलाके में अपना ये धंधा जारी रखना चाहता है तो लड़की को बरामद करा दे, वरना वो लड़की को खुद बरामद करेगा तो फिर कोई लिहाज नहीं करेगा और उसकी सराय को सील करके उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लेगा। अब हमारी दोस्ती की यही सूरत है, नानक सिंह ने कहा। लड़की दे दो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, वरना फिर वही करूंगा जो कानून के मुताबिक होगा। इस दौरान मैं खामोश तमाशाई बना रहा। मेरा अंदाजा था कि जुम्मा खान किसी भी सूरत में इलाका थानेदार से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, और फिर यही हुआ। जुम्मा खान उठा और हम दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सराय के पिछले हिस्से में कुछ अलग कमरे बने हुए थे। जुम्मा खान ने एक कमरे का बाहर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं और नानक भी उसके साथ अंदर चले गए। इस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। इसे ताला नहीं लगा था, बल्कि बाहर से सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जुम्मा खान ने कुंडी खोली। कमरे में अंधेरा नहीं था, लाइट जल रही थी। एक कोने में पड़े पलंग पर एक इंतहाई हसीन जमील लड़की सेमी बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो उजड़ी उजड़ी नजर आ रही थी। उसके बावजूद वो बड़ी पुरकशिश लग रही थी। दो बावर्दी थानेदारों को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जाओ कामनी, ये तुम्हें लेने आए हैं, जुम्मा खान ने बेतासुर लहजे में कहा। कामनी फौरन उठ खड़ी हुई और हमारे पास आ गई। उसे लेकर हम बाहर आ गए। जुम्मा खान ने नानक सिंह से कहा कि अब वो अपना वादा पूरा करे और इस किस्से में उसका नाम ना आने दे। नानक सिंह ने उसे कहा कि वो फिक्र ना करे, अब इसके साथ दोस्ती कायम रहेगी। फिर उसने बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए एक आंख दबाकर सरगोशी में जुम्मा खान से पूछा कि उसने खूब मौज मेला किया होगा। खान सब गुनाह करता है, जुम्मा खान ने कहा। शराब नहीं पीता और जिना नहीं करता। लड़की जैसी आई थी वैसी ही जा रही है। बहरहाल हम कामनी और जेकब को वहां से लेकर थाने आ गए। नानक सिंह ने कागजों का पेट भरा और जुम्मा खान को साफ बचा लिया। जुम्मा खान ने बताया कि जेकब ने इसे बताया था कि वो कामनी को उड़ा लाया है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। जुम्मा खान ने कहा कि वो लड़की ले आए, इसे असमत फरोशों के आगे बेच दिया जाएगा। अभी कामनी का सौदा नहीं हुआ था कि मैं और नानक सिंह वहां पहुंच गए। जेकब ने जुम्मा खान को नहीं बताया था कि वो एक आदमी को कत्ल करके भी आया है। थाने में आकर हम दोनों थानेदारों ने जेकब को घेर लिया। मैंने जेकब को बताया कि दाराब के मुलाजिम शकू ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो इकबाली बयान दे दे। मैंने और नानक सिंह ने बगैर किसी तशद्दुद के उसे बयान देने पर आमादा कर लिया। उसने बड़ी तफसील से अपना इकबाली बयान दिया। चूँकि इस वारदात की सारी तफसीलात मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसलिए जेकब का बयान सुनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जेकब से पूछा कि कत्ल की वारदात के वक्त उसके साथ कौन शामिल था। उसने एक हिंदू लड़के के मुतालिक बताया कि इन दोनों ने मिलकर ये वारदात की थी। इस हिंदू नौजवान का नाम मोहन था। ये वही नौजवान था जिसके पेट में अब्बास ने चाकू मारा था। नानक सिंह ने जेकब से उसका पता पूछकर ASI को भेजा और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नानक सिंह ने कामनी की मां शीलाबाई को इत्तला भेजी कि इसकी बेटी बाजियाब हो गई है। वो गोया उड़ती हुई थाने पहुंची और आते ही कामनी से लिपट गई। हमने कामनी को उसकी मां के हवाले कर दिया, लेकिन मैंने इसे कहा कि चूंकि कामनी मौके की गवाह है, इसलिए इसे अदालत में गवाही के लिए पेश होना पड़ेगा।
नानक सिंह का एएसआई मोहन को गिरफ्तार करके ले आया था। इसके बाद कागजी कार्रवाई करके नानक सिंह ने जैकब और मोहन को मेरे हवाले कर दिया। इसने अपने 2 कांस्टेबल को भी मेरे साथ रवाना कर दिए थे ताकि मुलजिमों को हिफाजत से ले जाया जा सके। मैं दोनों को लेकर अपने थाने में आ गया। मैंने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। जैकब ने जिस कुल्हाड़ी से अब्बास को कत्ल किया था वो मैंने इसकी निशानदेही पर बरामद कर ली थी। इसके अलावा मैंने दाराब और इसके मुलाजिम शकूर के भी बयानात ले लिए। इसके अलावा मौका वारदात पर मिलने वाले खुरों के मोल्ड मेरे पास महफूज थे। मैंने जैकब और मोहन के खुरे इनसे मिलाकर ये भी अदालत में पेश कर दिए। जैकब ने यह इतराफ़ भी कर लिया था कि मौका वारदात से मिलने वाली लकड़ी की सलीब इसी की थी। इस केस में सबसे ज़्यादा अहम गवाह कामनी की थी क्योंकि वो ऐनी शाहिद थी। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में अपना बयान दिया था और इस दौरान कई बार उसका रोना भी निकल आया। उसका बयान आहों, हिचकियों और आंसुओं से भरपूर था। जज के लिए फैसला करना बिल्कुल मुश्किल न था। उसने जैकब को सजाए मौत और उसके साथी मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। दोनों ने इस सज़ा के खिलाफ अपील की मगर जैकब और मोहन चूंकि पहले भी सज़ा याफ्ता थे इसलिए इनकी ये सज़ा बरकरार रही।